मीडिया को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स चलते रहते हैं मार्केट में। और मीडिया वो है जो कि पब्लिक की वॉइस है। मीडिया वो है जो कि आईना है। आईने के सामने कोई चीज़ जाएगी तो वो ओरिजिनल ही सामने नजर आएगी। एक मीडियम को बनाना था और उसे नाम दिया गया मीडिया। नारद मुनि जो हैं वो मुझे लगता है कि सृष्टि के इस पूरी रचयिता के पहले पत्रकार थे। विचार आता है मन में या एक पैशन होता है, दो चीज़ों से ड्राइव होती है चीज़ें। एक तो यार विचार आया था कि बन गए, एक होता है पैशन, नहीं यार कुछ करना है तो उससे बनते हैं। तो आप कैसे एंट्री करें मीडिया में? ये नवाचार की दुनिया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ नया करने का मौका मिलता है और मेरा शुरू से ये ध्येय वाक्य था कि कुछ नया करना है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे इवॉल्व करते गए या खुद कैसे इवॉल्व हुए या क्या चीज़ें आपको उसमें जोड़ते जाना पड़ी? आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ना जिसने एज ए प्रोफेशन अपनाया वो फिर प्रोफेशनली कहीं ना कहीं खोता चला गया, लेकिन जिसने इसको एज ए पैशन अपनाया इस इंडस्ट्री ने उसको वो सब कुछ दिया जिसका वो हकदार। तो लोग अब बहुत ओवर एक्सपोज होते जाते हैं हर चीज़ से, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे उनके आसपास जो भी घट रहा हो, उनको वो जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो सब जान रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जान लेना ही समझदार होने की निशानी नहीं। तो ये जो दो रास्ते हो गए हैं, मीडिया के और सोशल मीडिया के, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप दोनों वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। पहले के बच्चे जब पैदा हुआ करते थे तो वो अंगूठा चूसने की आदत जन्म से लेकर आते थे माँ के पेट से। आज का बच्चा उंगली मूव करने की आदत लेकर आ रहा है। मैंने मेरे जीवन में एक ही गुरु मंत्र लिया और वो गुरु मंत्र मेरे फादर ने मुझे दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भैया आज के पॉडकास्ट का इंट्रो कैसे, कुछ आप थोड़ा गाइड करो ना, मतलब आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हो मुझसे। नहीं, कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि हर पल आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसा तो एक्सपीरियंस कभी कंप्लीट नहीं होता है। ये अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो कि कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आप जिंदगी की आखिरी सांस में भी एक एक्सपीरियंस लेंगे। हाँ, तो मतलब एक्सपीरियंस कभी फुलफिल नहीं होगा। बहुत टाइम से मन हो रहा था कि एक मीडिया के ऊपर पॉडकास्ट होना चाहिए और खासकर सोशल मीडिया के ऊपर। करेक्ट। मतलब कैसा है ना कि अभी पिछले जो 1-1.5 महीने से पूरा सोशल मीडिया में सिनेरियो चल रहा है और वो सिनेरियो उठ के मीडिया में भी आया है। तो मन में तब से थोड़ा सा, क्योंकि अब इस इंडस्ट्री में पिछले 2 दशक से काम कर रहे हैं और हमने वो एक एरा देखा कि जब कुछ भी नहीं था। करेक्ट। और आज सब कुछ है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं वो क्वालिटी चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है? हमने तो अभावों में काम किया। बिल्कुल। आज जब सब कुछ है तो ये डिस्ट्रैक्शंस क्यों हो रही हैं और ये मीडिया और सोशल मीडिया का ये स्वरूप क्यों देखने को मिल रहा है? तो वो बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी एक ऐसा पॉडकास्ट करने की। बिल्कुल। और जब देखा कि यार किसके साथ कर सकते, तो आपसे बेटर कोई ऑप्शन मिला नहीं। मैं क्योंकि हम दोनों लगभग एक तो जेनजी जनरेशन बोल सकते हैं उस जमाने की। करेक्ट। आज की जेनजी जनरेशन तो हमसे भी ऊपर निकल गई है। अग्रीड। लेकिन उस जमाने की हम जो जेनजी जनरेशन थी वो थोड़ी सी मैच्योर्ड थी या चीज़ों को ज़्यादा प्रिसाइज रखती थी और टारगेट ओरिएंटेड थी, रिजल्ट ओरिएंटेड थी, कैरियर ड्रिवन थी। आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो आज के भैया पॉडकास्ट को हम शुरू करें जी। तो जो डिस्कशन है, जैसा आप समझ ही गए होंगे कि मीडिया को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स चलते रहते हैं मार्केट में, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चलती रहती है, बहुत सारे बोलेंगे कि अप डाउन चलते रहते हैं। और लोगों को कई बार समझ नहीं आता कि मीडिया बेसिकली होता क्या है। अब क्योंकि आप उस मीडिया के एक स्टूडेंट भी और डॉक्टर भी हैं। बिल्कुल। डॉक्टर इन द सेंस आपने PhD भी कर रखी है। तो मैं थोड़ा सा एक सिंपल तरीके में पहले लोगों को हम ये बताएं कि मीडिया क्या होता है। उसके बाद हम जो हमारा एक कन्वर्सेशन करना है और वो जो बहुत डिटेल्ड होगा उस पर आएंगे। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक सीजन पत्रकार हैं, तो मीडिया होता क्या है बेसिकली? मीडिया इज बेसिकली अ ब्रिज, एक सेतु का काम करता है। जब हम किसी सफ़र पर जाते हैं तो सीधी सरपट सड़क से जो है सफ़र तय नहीं किया जा सकता। कई ऐसी राह में मोड़ आते हैं जहाँ पर हमें पुल से होकर गुजरना होता है। तो मीडिया एक ब्रिज है। बेसिकली जनता और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का, लोकतांत्रिक देश में जो व्यवस्थाएं हैं, जनता और इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच का एक सेतु है। वो मेरी नज़र में मीडिया है। और मीडिया वो है जो कि पब्लिक की वॉइस है। मीडिया वो है जो कि आईना है। आईने के सामने कोई चीज़ जाएगी तो वो ओरिजिनल ही सामने नजर आएगी। मतलब आईना कभी आपको झूठ नहीं दिखा सकता। तो मीडिया की आइडियल डेफिनेशन वही है कि वो एक मिरर इमेज है हमारे नेशन की हैपनिंग्स का, हमारी सोसाइटल हैपनिंग्स का, और एक सीधे तौर पर कहें तो एक सेतु है
जो कि एक संवाद का एक ब्रिज कायम करता है, एक सेतु निर्माण करता है, जिसके ज़रिए हम अपनी बात को जिम्मेदार कानों तक पहुंचा पाते हैं या सरकारों की जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचा पाते हैं। तो मैसेज डिलीवरिंग का जो एक प्लेटफॉर्म है मेरी नज़र में आज वो मीडिया है। अच्छा महेंद्र भैया, हम लोग लकी हैं कि शायद आपने भी उसी टाइम वो करियर शुरू किया, मैंने जैसे 92 में शुरू किया अपना, तब तो मैं बोलूँ मीडिया शब्द ही शायद ही एग्जिस्ट करता होगा, तब प्रिंट ज़रूर हुआ था, बिल्कुल पेपर होता था, रेडियो होता था, लेकिन आज का जो मीडिया है और जो स्पेशली सोशल मीडिया है वो उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। तो मीडिया की उत्पत्ति की क्यों गई और किसने की, क्या कारण रहे थे कि भाई एक ऐसी चीज़ आना चाहिए और जिसको आज हम चौथा स्तंभ भी बोलते हैं, तो मीडिया का जन्म हुआ क्यों था? बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊं कि किताबी ज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सब आजकल गूगल का, यूट्यूब का ज़माना है, लोग एक क्लिक में जो है पूरी कहानी को सर्च कर लेते हैं। लेकिन हम जब इसकी इन डेप्थ में जाते हैं, जब इसके मूल में जाते हैं, तो आप देखिए हमारे शास्त्र क्या क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं। तो भगवान नारद मुनि को पहला पत्रकार कहा जाता है। अच्छा। कि जब ईश्वर भगवान के बीच में भी जब संवाद होते थे, भगवान के बीच में भी कई घटनाक्रम होते थे, और ईश्वर के बीच में जब जब संवाद की कड़ी को कायम करने की बात आई तो नारायण नारायण याद आए। तो नारद मुनि जो हैं वो मुझे लगता है कि सृष्टि के इस पूरी रचयिता के पहले पत्रकार थे, जिन्होंने बताया कि हम कैसे संवाद को कायम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ए का बी से सीधा संवाद हो, उसमें सी की भूमिका को भी जोड़ा जा सकता है और वो संवाद वाहक बने। यानी कि जो काम आज अखबार और टेलीविज़न चैनल्स कर रहे हैं या इंटरनेट की तरंगों पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, वो भगवान नारायण ने, नारद मुनि ने उस दौर में किया था कि किसी भगवान की एक बात को ले जाकर के, यानी कि भगवान भोले भंडारी की बात को भगवान श्री विष्णु के कानों तक पहुंचाया था, ब्रह्मा जी के किसी ब्रह्म वाक्य को वो पूरी सृष्टि तक ले गए थे। तो ये जो पहला भूमिका मुझे जो नज़र आती है वो नारद मुनि की नज़र आती है। अच्छा। उसके बाद जब मानव युग की अगर हम बात करते हैं तो आविष्कार हुए, आविष्कार जो है धीरे धीरे बढ़ते गए, हम लोग तकनीक के युग में आए। तो जब मीडिया इस शब्द का जन्म हुआ तो एक ही बात लोगों के सामने आई कि कैसे मास कम्युनिकेशन को किया जाए। तो मास कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी टूल का निर्माण हुआ, तो उसको लोगों ने मीडिया का नाम दिया। उसमें सबसे पहले शुरुआत तो अखबारों से हुई, यानी कि पहले तो चिट्ठी लिखा करते थे। फोक मीडिया भी हुआ। पुराने ज़माने में जब एंशिएंट टाइम था तो लोग ढोल नगाड़े बजाकर, राजा महाराजा जब राजतंत्र हुआ करता था तो ढोल नगाड़े बजाकर राजा की कोई सूचना को पूरे गाँव या पूरी प्रजा तक पहुँचाया जाता था। फिर और आगे बढ़े तो तकनीक का समाविष्ट हुआ, तो हम लोग कागज़ पर जो है चिट्ठियाँ लिखकर पैगाम पहुँचाने लगे, संदेश पहुँचाने लगे। थोड़ा और आगे बढ़े तो तकनीक आ गई। जब तकनीक आई तो जो है प्रकाशन जो है सामने आया, लोगों के पब्लिश क्या होता है, कैसे आप पब्लिशमेंट तैयार करते हैं। तो वो फिर बढ़ता गया, जो कि आज जर्नल्स तक पहुंच गया है, वेबसाइट्स तक पहुंच गया है, और इंटरनेट पर जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी मुझे लगता है कि मीडिया का ही एक एस्पेक्ट है। लेकिन मीडिया को देश का चौथा स्तंभ भी कहा गया। जब इस परिभाषा को गढ़ा गया तो उस पर कई आवरण भी चढ़ते गए। आज जैसे हम चौथे स्तंभ की बात तो करते हैं, तो चौथा स्तंभ तो हमारा मूल है, लेकिन उस मूल पर कई आवरण चढ़ते गए हैं। तो मुझे लगता है ये जो आज इंटरनेट युग आ गया है, जहां पर आप और हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें ये आवरण एक नया जुड़ता जा रहा है। और ये आवरण जो है इंटरनेट ने जोड़ने का काम किया है कि जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, या जो कहा जाए जो दर्शक हैं, उन तक कैसे विभिन्न आयामों के जरिए जो है अपनी बात पहुंचाई जाए। तो मुझे लगता है कि मीडिया यहाँ से शुरू हुआ, और नारद मुनि जो हैं वो मेरी नज़र में पहले पत्रकार थे जिन्होंने इस सृष्टि पर संवाद को कायम करने की कोशिश की। अच्छा, ये तो रही भैया मीडिया की उत्पत्ति की बात। आप किसी भी फील्ड में आने का एक विचार आता है मन में, या एक पैशन होता है, दो चीज़ों से ड्राइव होती है चीज़ें। एक तो यार विचार आया था कि बन गए, एक होता है पैशन, नहीं यार कुछ करना है तो उससे बनते हैं। तो आप कैसे एंट्री करें मीडिया में, क्योंकि आप एक बहुत सीजन पत्रकार हैं और मैं काफ़ी सालों से आपको देख रहा हूँ, और लकीली हम दोनों ने साथ में कुछ काम भी किया है। तो आपका कैसे एंट्री हुआ मीडिया में? आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ना जिसने एज ए प्रोफेशन अपनाया वो फिर प्रोफेशनली कहीं ना कहीं खोता चला गया, लेकिन जिसने इसको एज ए पैशन अपनाया, इस इंडस्ट्री ने उसको वो सब कुछ दिया जिसका वो हकदार था। वो इवॉल्व होता है। हाँ, तो मैंने इस इंडस्ट्री को एज ए पैशन अपनाया था। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने मेरे घर पर अखबार की पेस्टिंग होते हुए देखी। आज तो बहुत ज़माना जो है, एक क्लिक पर पूरा अखबार तैयार हो जाता है। आपके पास गूगल और तमाम तरह के टूल्स हैं। आपके पास जो काम कोरल ड्रॉ में होता है, ये पहले काम एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन पर, प्लास्टिक पेज पर होता था। उस पर जो है बाकायदा एक एक न्यूज़ की पेस्टिंग की जाती थी। उसके पहले ट्रेडल प्रिंटिंग होती थी जिस पर ब्लॉक्स बनते थे। एक फ़ोटो को अगर हम किसी अखबार में इंपोर्ट करना होता था तो उसके लिए कम से कम 24 घंटे का वक्त
हमें लगता था। आज वही काम एक क्लिक पर हो रहा है। एक स्कैनर जो है हमें मिनटों में, एक सेकंड्स में जो है वो फोटो स्कैन करके दे देता है और हम उसको ऐड ऑन कर लेते हैं। मैंने उस ज़माने में जो है समझ लिया था कि यार मुझे इस विधा में जाना है। उसके पीछे सबसे पहला एक ही कारण था कि ये नवाचार की दुनिया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ नया करने का मौका मिलता है। और मेरा शुरू से ये ध्येय वाक्य था कि कुछ नया करना है, जो ट्रेंड बन चुका है वो ट्रेंड पर नहीं जाना है, उस नियम को तोड़कर एक नया ट्रेंड सेट करना है। लगभग ये कौन से साल की बात है जब आपने एंट्री की थी? देखिए, मैं साल तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो आज या भी कितने खुद को सालों आज पहले भी की बात- विद्यार्थी ही ये मानता हूँ। कितने सालों पहले की बात है? वो सालों में मुझे लगता है फैक्ट्स एंड फिगर्स में ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, मैं जब छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ लिखूं। तो मेरे फादर मेरी इंस्पिरेशन हुआ करते हैं हमेशा से मेरी लाइफ में। उन्होंने एक बहुत आइडियल भूमिका निभाई, तो हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लिखने के लिए सबसे पहली बार प्रेरित उन्होंने ही किया था। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी और उसको अखबार में जब स्थान मिला तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि यार मैंने कुछ लिखा और अखबार में छप गया। और उस समय किसी का नाम अखबार में छप जाना बड़ी बात मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप मिलने जैसी खुशी मिलती थी। हमको लगता था कि पद्मश्री मिल गया। 1 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर से भी बड़ी चीज होती थी। एग्जैक्टली। जो आज फॉलोअर्स की दुनिया है या जो हम आपाधापी में लगे हैं, ये आपाधापी उस समय पर बहुत बड़ा एक ओहदा और एक सम्मान देती थी जब किसी व्यक्ति का नाम जो है अखबारों में छप जाया करता था, और वो भी बोल्ड अक्षरों में। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली पत्रकारिता का विद्यार्थी मानता हूँ कि मुझे मेरी बाल अवस्था में ही जो है मेरे पिता से जो प्रेरणा मिली, उसके बाद मैं कविताएं लिखना शुरू करी मैंने। और कविताएं बहुत छोटी, बहुत बाल कवि के तौर पर लिखना मैंने शुरू करी। कई बड़े अखबारों ने उसको अपने पन्नों में जगह दी, सम्मान दिया, प्रकाशन दिया। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे सुविधा से जुड़ता चला गया। हुआ ये कि मुझे पहले मेरे माता पिता का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे अंदर से वो डॉक्टर का जीन नहीं बाहर आ रहा था। वो जेनेटिक कोड में कहीं डॉक्टर मिल नहीं रहा था, ढूंढे से मुझे नहीं मिल रहा था। तो फिर मेरे फादर को ये तो बात पता थी कि थोड़ा रिवोल्यूशनरी मेरा शुरू से नेचर रहा है, तो उन्होंने कहा कि यार ये अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है, तो इसको इस तरफ थोड़ा सा हमें डायरेक्शन देना चाहिए। तो मेरे फादर ही मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन रहे कि मुझे जर्नलिज्म इस फील्ड में आना है, नवाचार करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, तो क्यों ना इस फील्ड को मैंने ऑप्ट करूं। और फिर जब मैंने एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, जो आज EMRC है, वो एट द टाइम AVRC हुआ करता था, ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर, तो मैंने जब वहाँ के स्टूडियो में पहला कदम रखा तो मुझे लगा यार ये स्टूडियो में मुझे बैठना है, एक दिन ऐसा आएगा स्टूडियो में मैं बैठूंगा। तो बस उसी दिन से फिर मेरी एडमिशन की जो कहना चाहिए ललक शुरू हो गई। उसके बाद मैंने CET दिया, DAVV में क्वालिफाई किया, एडमिशन हुआ, वहाँ पर मास्टर्स करी। जो मास्टर्स की तो मैंने बिल्कुल कॉलेज को कॉलेज की तरह ट्रीट नहीं किया, बिल्कुल स्कूल की तरह किया। कि सुबह 7 बजे मुझे कॉलेज पहुँचना है और रात की 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे मुझे कभी उस घड़ी के कांटे की परवाह नहीं करना है। और मुझे बहुत शिद्दत के साथ हर चीज़ को सीखना है, ताकि जब 2 साल बाद मैं यहाँ से निकलूँ तो मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बन के इंडस्ट्री को कुछ सर्व कर पाऊँ। तो मैंने कोशिश करी पत्रकारिता के विद्यार्थी होने के नाते कि कितना मैं इनोवेशन, कितना नवाचार ला सकता हूँ। और नवाचार केवल कामों के जरिए ही नहीं, मैन पावर के जरिए भी। मतलब मैंने मीडिया में वो देखा था कि पुराने ज़माने में जिनके बाल सफ़ेद हो जाते थे वो ही शीर्ष पदों पर बैठे नजर आते थे। मुझे लगता था कि नहीं यार, कोई अगर युवा में काबिलियत है तो अभाव में भी प्रतिभा अपना जो है लोहा मनवा सकती है। तो मैंने कहा कि नए बच्चे जब तक नहीं आएंगे, नया खून, नया नेतृत्व नहीं आएगा, एडिटिंग में नए लोग, कैमरा फील्ड में नए लोग, रिपोर्टिंग में नए लोग, डेस्क पर स्क्रिप्टिंग में नए लोग, ये जब नए लोग आने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक नवाचार पूरी इंडस्ट्री में नजर आएगा। तो मुझे कई ऐसे मौके मिले कि मैंने पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री में जहां जहां मौके मिले मैंने यंगिस्तान बनाने का काम किया और नए लोगों को ऑप्ट किया और उनको एक अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म दिया। जिसने अपने आप को साबित कर दिया वो बड़ा इंसान हो गया, ब्रांड हो गया, उड़ गया, बड़ा पंछी बन गया। और जो नहीं कर पाया वो ठीक है। नहीं, ठीक बात बोली आपने कि एक तो पहले तो आपकी अभी जो आपने बात बताई, और कोइंसिडेंटली कैसा है ना कि आपके पैशन के पीछे भी पापा थे और मेरे पैशन के पीछे भी पापा हैं, क्योंकि केबल से हमारी भी एक शुरुआत हुई है और वो तब से ये जर्नी कंटिन्यूड है। आपने बोलूँगा कि एक प्रिंट मीडिया से शुरुआत की, आपने लिखने वाली बात की, और आज हम जिस मीडिया पे ऑपरेट कर रहे हैं या जिस मीडियम पे ऑपरेट कर रहे हैं वो डिजिटल हो चुका है। बिल्कुल करेक्ट। आपने बात की गूगल की, तो सर्चेस पे काम हो रहा है, वीडियोस पे काम हो रहा है, क्लिक्स पे काम हो रहा है। तो एक ही जो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने बहुत क्लोजली देखा है। अगर 15 साल पीछे जाए हम लोग, जब हम केबल से एक शुरुआत हुई थी इस चीज़ की, तो वो ट्रांसमिशन का दौर था और टेलीविजन पे वो चीज़ें होती थी। आज वो चीज़ें सिमट कर एक मोबाइल में आ गई हैं, तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे इवॉल्व करते गए, या खुद कैसे इवॉल्व हुए, या क्या चीज़ें आपको उसमें जोड़ते जाना पड़ी? क्योंकि मैं वहीं आप
कि उस एरा के दूसरे पत्रकारों को भी देखता हूँ जो इवॉल्व नहीं हुए और कहीं ना कहीं वो वहीं अटक के रह गए। तो आपने कैसे इस पूरे बोलेंगे ना एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को कैरी किया, और क्या क्या वो फैक्टर्स रहे, क्या क्या वो आपकी लर्निंग रही है, क्या क्या वो आपने जो आपका पैशन था उससे वो चीज़ें डिराइव करी जो आप आज इवॉल्व हो पाए हैं? बिल्कुल आशीष जी, मुझे लगता है कि इसके साक्षी सबसे पहले तो आप ही हैं, क्योंकि बहुत करीब से आपने मेरे साथ काम किया तो देखा ही। लेकिन एक मूल बात ये भी इसमें छुपी है कि आज की जो जनरेशन है वो एक टच में पूरी दुनिया की सैर कर लेना चाहती है। और हम जिस ज़माने में मीडिया इंडस्ट्री में एंटर किए, हम सोचते थे कि मेहनत और संघर्ष से पूरी दुनिया की सैर की जा सकती है। तो देखिए सोच में कितना डिफरेंस आया कि आप तब सोचते थे कि संघर्ष, मेहनत, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस, और आज एक टच इज इक्वल टू पूरी दुनिया। आज पर तो उसका और शॉर्ट फॉर्म हो गया, वायरलिटी इज इक्वल टू सक्सेस। एग्जैक्टली, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा था बट आपने कह दिया। नहीं, मैं तो खुला बोलता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हमारा जो मूल है वो तो यही है कि वर्क इज वर्शिप। मैंने मेरे जीवन में एक ही गुरु मंत्र लिया, और वो गुरु मंत्र मेरे फादर ने मुझे दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका काम है इस सृष्टि पर, इस धरती पर, इस दुनिया पर आपने जन्म लिया है तो आप कर्म कीजिए। फल क्या प्राप्त होगा इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। ये ईश्वर की बीट है, ये ईश्वर का कार्य है। तो ईश्वर का कार्य करने जो निकल पड़ता है ना, तो वो फेल हो जाता है। हमने कहा कि हम मानव हैं, हमारा धर्म है कर्म करना। अब कर्म सही दिशा में हो, तो मैं अपने आप को कर्मयोगी पत्रकार की तरह आगे बढ़ाता गया। मैंने कभी परवाह नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि जब आप अपने आप को भीड़ से अलग ले जाते हैं तो आलोचनाओं के प्रहार भी आपको झेलना पड़ते हैं, आलोचनाओं के बाण भी आप पर चलाए जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, उसका वो स्वभाव है कि वो आलोचना करेगा, और मेरा स्वभाव है कि मुझे कर्मयोगी बनना है। मुझे उस आलोचना की परवाह नहीं करना है, मुझे सुलोचना की दिशा में जाना है, मुझे आलोचना के आवरण की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। मुझे मेरी मंजिल और मेरा लक्ष्य जो है मछली की आंख की तरह नजर आता था, और मैं उसी की तरह आगे बढ़ता गया। वो आलोचना करते गए और मैं अभिमन्यु की भांति जो है अपनी रफ्तार बढ़ाता गया। दूसरा, हम क्या होता है कि कभी कभार जब इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। जब हम किसी सफ़र पर निकलते हैं तो जैसे मैंने आपको बात कही कि ब्रिज, सेतु की भूमिका भी है। सीधी सरपट सड़क आपको सफ़र मंजिल तक नहीं ले जा सकती, वैसे स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे। तो वैसे गति अवरोधक हमारे करियर में भी आए, लेकिन मैंने उनको गति अवरोधकों की तरह ही लिया। हमें लगा कि ये गति अवरोधक ही हैं, ये केवल गति को कुछ देर के लिए अवरोध पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसको सफर को रोक नहीं सकते। तो सफर को थमने नहीं दिया। और देखिए क्या होता है कि ट्रांजिशन के, जैसे आपने बात की, ट्रांसफॉर्मेशन की आपने बात की, तो मैं इस ट्रांजिशन को एक लर्निंग की तरह लेता गया। मैंने ये देखा, देखिए मुझे बहुत भगवान की, बहुत ईश्वर की कृपा है, और मैं कहूँगा मेरे माता पिता का बहुत आशीर्वाद है कि हर फॉर्मेट से जुड़ने का और सीखने का मौका मिला। तो देखिए मैंने शुरुआत आपको कहा कि कविताएं लिखकर करी, प्रिंट में लेख भी पहले कुछ छपके की होती। हाँ बिल्कुल, बहुत आलेख लगे, और मुझे चेक भी आते थे घर पर। जब किसी अखबार के कार्यालय से चिट्ठी आती थी, डाकिया डाक लाता था, तो मैं कहता था कि मम्मी मेरी चिट्ठी आई है क्या, उसमें शायद चेक हो सकता है। मतलब एरा इमेजिन करना या भी थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि वो खुशी जो है बिल्कुल वर्ल्ड कप जीतने जैसी होती थी कि मेरा आलेख पब्लिश हुआ है और उसका चेक मुझे मिला है पर्टिकुलर एक अखबार से, तो बहुत खुशी होती थी। फिर उसके बाद में जब आगे बढ़ा, जब पास आउट हुआ तो प्लेसमेंट हुआ, हमें नोएडा भेजा गया। नोएडा में हम लोग अलग अलग जगह समर ट्रेनिंग की, इंटर्नशिप की। मैंने मुंबई में बीएजी फिल्म्स के साथ इंटर्नशिप की, सनसनी की टीम, कौन है की टीम के साथ बहुत सीखने का मौका मिला। बीएजी फिल्म्स में मेरे हेड होते थे लतिकेश शर्मा जी, वो मूल रूप से बिहार के थे। तो भाषा पर जिसकी पकड़ अच्छी होती थी या जो हिंदी भाषी होता था उसको बहुत लाड़ दुलार देते थे। तो वो मैं उनमें से एक था भाग्यशाली कि मुझे हिंदी आती थी, तो मुझे बहुत लाड़ और दुलार देते थे और मुझे बहुत सिखाते भी थे। उसके बाद फिर मैं समर ट्रेनिंग के बाद इंटर्नशिप के लिए नोएडा भी गया। मीनवाइल जो है मेरी जॉब स्टार न्यूज़ में लगी, जो आज एबीपी न्यूज़ है, वो एट द टाइम स्टार न्यूज़ था। मैंने वहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम किया और बहुत कुछ सीखा। हॉन्टेड प्लेसेस को सर्च करना, कैसे प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं उसको शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर एक रिवर्स गियर भी लगा लाइफ में, करियर में। मैंने कहा ना कि गति अवरोधक तो आएंगे, तो अवरोधक आए, तो मुझे ऐसे मजबूर होना पड़ा कि मैं दिल्ली छोड़ दूँ। ऐसे हालात बने, फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ी। तो मैंने छोड़ी, मैंने दिल पक्का किया, मैंने दिल्ली छोड़ी। मुझे लगा कि अब ठीक है, जो यहाँ राजधानी में नहीं कर सकता, लेकिन अपने गढ़ में जाके वो सब कुछ करूँगा जो दिल्ली में रह के करना चाहता था। तो फिर मैंने सेक्रीफाइस किया, कुछ सैटेलाइट चैनल्स में काम किया। फिर मुझे लगा, कई लोग कहते थे कि केबल में क्या पत्रकारिता होती है, तो मैंने कहा कि नहीं यार, केबल में भी हो सकती है।
जब टेलीविज़न का ज़माना है और टेलीविज़न पर वही केबल चैनल दिखता है और वही सैटेलाइट चैनल दिखता है, तो क्यों ना जो हम ट्रेंड, जो हम क्रिएटिविटी, जो हम आइडियलिज्म एक न्यूज़ चैनल में देखते हैं, क्यों ना केबल के न्यूज़ चैनल में एमएसओ बेस्ड चैनल में भी लाया जाए। तो मैंने उस एमएसओ बेस्ड रीजनल न्यूज़ चैनल में भी काम ऐसा किया जैसे मैं एक बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल में काम कर रहा हूं। वो देखा है और हम लोगों ने देखा है। मुझे फीलिंग्स वही आती थी कि मैं किसी नेशनल चैनल के स्टूडियो में बैठा हूँ। तो मैंने बहुत विद्यार्थी भाव से काम किया, हर व्यक्ति से सीखा। मतलब मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने कई इंटरव्यूज़ ऐसे किए हैं आशीष जी, जिसमें मैंने मेरे ऑफिस के दफ्तर में चाय लाने वाले प्यून से भी कुछ सीख लिया। मैंने देखा कि इसके एटिकेट्स को भी मैंने ऑब्जर्व किया। तो कई बार आपको आपसे छोटा इंसान भी सिखा जाता है, तो मैंने उसको बिल्कुल एज अ ग्रैस्पिंग पावर लिया। मैंने सोचा कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो हर किसी से सीखना है। जिनका इंटरव्यू किया उनको लगा कि मैंने उनको सिखाया, लेकिन मैंने उनसे सीखा। तो कई बार आपको ऐसे लाइफ में मौके आपके करियर में मिलते हैं, तो सीखने की प्रवृत्ति जिसकी ऑन रहती है ना, वो फिर बढ़ता चला जाता है। उसके लिए ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये शब्द छोटे पड़ते हैं। और मैंने बस एक ही गुरु मंत्र पाया था कि मुझे कर्म करना है, मुझे आलोचना के आवरण की परवाह नहीं करनी है, प्रशंसा की चाहत नहीं रखनी है, कर्म करना है। तो बस वही कर्म आज भी कर रहा हूँ। और बिल्कुल इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज भी विद्यार्थी भाव से मैंने पीएचडी भी की, तो विद्यार्थी भाव से ही की। जो मेरे पीएचडी के कुलगुरु हुए, उन्होंने भी मुझे विद्यार्थी भाव से ही ट्रीट किया। उन्होंने कभी ये ट्रीटमेंट नहीं दिया कि मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ या मैं कोई टेलीविज़न चैनल का संपादक हूँ। उन्होंने बिल्कुल एक आम विद्यार्थी भाव से ही मुझे सब कुछ सिखाया। जितना डांटना था उतना डांटा, जितना समझाना था उतना समझाया, और जिस मंजिल तक ले जाना था उस मंजिल का आईना भी मुझे दिखाया। तो बहुत गर्व है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिले जो मुझे हर पल, हर मोड़ पर सिखाते गए और मैं सीखता चला गया। बस मेरी एक ही नादानी थी कि मैं सीखता चला गया। शायद इसी से लोगों को तकलीफ भी हुई और कई बार मुझे आलोचनाओं का आवरण भी झेलना पड़ा, आलोचनाओं के बाणों का भी सामना करना पड़ा। अब भैया जो अभी आप इतनी सारी एक ब्रीथलेसली बोल गए ना, ये बेसिकली है ना एक्सपीरियंस ही आता है। और अभी मैंने बताया ना कि हम मीडिया और सोशल मीडिया दो एक अलग अलग वर्ल्ड में काम कर रहे हैं लोग। सोशल मीडिया का जो वर्ल्ड है ना, वहाँ सब कुछ 30 सेकंड होता है, और सबको वो जो 30 सेकंड वाली जो फेम और नेम चाहिए ना, उसके लिए शायद उनको 3 सेकंड भी काम नहीं करना है। मतलब वो जिस डेडिकेशन के साथ हम लोग काम करते थे 15 साल 20 साल से अगर उस इंडस्ट्री में हैं और इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो वो जो हमारे स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने बनाए, जो हम लोगों ने प्रोसेसेस सेट किए, या जो लर्निंग आप जो बोल रहे हो लर्निंग, और मैं भी ये मानता हूँ कि जब तक हम डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे नहीं, हम इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी हो रहा है, आज की एरा में तो और जल्दी हो रहा है। ये भैया आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, वैसे तो बहुत बड़ा है, बट पॉडकास्ट उसके लिए एक अलग से करना पड़ेगा। अब जो आज की जो कन्वर्सेशन करने का मेरा जो मोटिव था कि मैं पिछले लगभग 1-1.5 महीने से बहुत थोड़ा सा दिमाग में अस्थिरता चल रही है आज के इस परिदृश्य को लेके। थोड़ी हिंदी सीख ली मैंने भी। नो डाउट। तो एक है मीडिया, बहुत डेडिकेटली काम करता है, वहाँ पे चेक्स हैं, रूल्स है, रेगुलेशन है, एंट्री है, एग्जिट है। और एक है सोशल मीडिया, बिल्कुल, जहाँ पर कोई चेक्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है और कोई रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन आज मैं अगर बात करूं तो मोस्टली जो ऑडियंस हो गई है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि वो हर चीज़ वो जो देख रही है उसको सच मानने लग रही है। जैसे अभी आप आए तो मैंने कहा आपको एक AI जनरेटेड वीडियो बताया, ठीक है, हम लोग तो वो टेक्निकल हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि दिस इज अ AI वीडियो, करेक्ट, बट एक नॉर्मल व्यूअर उसको नहीं समझ पाया। तो आज का ये जो दो मीडिया के बीच की ये जो उसमें जो व्यूअर्स हो गए हैं वो एक डायलेमा बढ़ता जा रहा है, और उसके कारण कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी इम्पैक्ट कर रही है, उनकी वर्किंग इम्पैक्ट कर रही है। आज हमें जैसे बताया कि भाई स्टूडेंट्स उनको एक शॉर्ट टर्म हो गए हैं, उनको बहुत जल्दी वो सब चीज़ें चाहिए जो शायद आपने 15 साल में गेन की, शायद हमने 20 साल में गेन की। तो ये जो दो रास्ते हो गए हैं मीडिया के और सोशल मीडिया के, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप दोनों वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आप डिजिटली भी काम कर रहे हैं और एक जो आपका कोर है मीडिया प्रोफेशन और पैशन उसको भी जी रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इन दोनों दुनिया को? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि इसका सबसे पहला उदाहरण जो हमको देखना चाहिए, रू पहला पर्दा। आप देखिए बॉलीवुड पर कोई भी फिल्म आती है तो पहले सेंसरशिप उस पर लगती है ना, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेशन जिसके पास होगा वो फिल्म ही सिनेमा हॉल तक जाएगी और वो रिलीज हो पाएगी, बिल्कुल, है ना। उस सर्टिफिकेशन में कैटेगरी है, A कैटेगरी है, B कैटेगरी या XYZ जो भी कैटेगरी है, राइट। तो सेंसरशिप बहुत जरूरी है। मैं मीडिया पर सेंसरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर सेंसरशिप का पक्षधर हूं। अब आप पूछिए कैसे। अब हम इसको और थोड़ा एंशिएंट एरा से जोड़ते हैं, हम पुराने जमाने में जाते हैं तो आप देखिएगा कि पहले लेडीज घूंघट प्रथा में जीती थी, राइट, कि घर के बड़े बुजुर्ग जब होंगे तो महिलाएं अपना घूंघट करती थी, वो घूंघट धीरे धीरे कम होता गया, ठीक है। वो सांस्कृतिक रूप से हमारा एक परिवर्तन था या परिवेश में बदलाव था, उसका वो एक परिचायक बना, राइट। लेकिन आज का ये दौर है,
इस टच वाली दुनिया में जब स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर एक टच में आज का बच्चा पूरी दुनिया की सैर कर लेता है। पहले के बच्चे जब पैदा हुआ करते थे तो वो अंगूठा चूसने की आदत जन्म से लेकर आते थे माँ के पेट से। आज का बच्चा उंगली मूव करने की आदत लेकर आ रहा है, क्योंकि माँ उसको देखिए आप तो विकृति कहाँ चेंज हो रही है। मैं आपको एंशिएंट जो एरा से जोड़ रहा हूँ कि पहले का बच्चा अंगूठा चूस रहा था, आज का बच्चा पैदा होते ही उसकी आप देखिएगा उंगली। अगर आप, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ कि वो 1 साल 2 साल के बाद उनकी उंगली ऑटोमेटिक, तो मैंने कहा ये कहाँ से सीखा, तो बोले ये ऐसे होता है, ये ऐसे रील चेंज होता है। तो आप देखिए जो शॉर्टकट का ज़माना आया ना, इसने कई बुराइयां भी हमारे साथ इनबिल्ट कर दी। आप देखिएगा कि जो नई जनरेशन आ रही है ना, इसके अंदर ये संस्कार बचपन से ही निरूपित किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा चिंतन ये है कि इस पर सेंसरशिप जिस दिन लागू हो जाएगी, आप देखिए मैं पिछले दिनों एक इंटरेक्शन फोरम पर बैठा था तो वहाँ पर यही बात हुई कि कैसे ये वेब सीरीज़ का ज़माना या ये जो शॉर्टकट मीडिया का ज़माना है, इसको मैं सोशल मीडिया नहीं नाम दूंगा क्योंकि सोशल बहुत व्यापक शब्द है, एक्चुअली अनसोशल है। हाँ एग्जैक्टली, अनसोशल है और सोशल एक बहुत व्यापक और एक बहुत विराट शब्द है और पॉजिटिव वर्ड है हाँ, वो हाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन ये जो है ना, इसने एंटी सोशल बना दिया। हम सोशल मीडिया पर एंटी सोशल काम को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और उस पर कमेंट भी कर रहे हैं और फालतू की बहस में अपना समय जाया कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक फिल्टर की जरूरत है जिसको मैं सेंसरशिप का नाम दूंगा। यदि ये होता है, देश की सरकार लाती है या हम अपनी स्वप्रेरणा से लाते हैं। अब हमारे परिवार में हम एक, अब देखिए हम उपवास करते हैं, पुराने जमाने में फिर ले जाता हूँ एंशिएंट एरा में कि हम एक दिन उपवास करते थे। क्यों करते थे? कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा अवचेतन मन में जो है उसकी जागृति बनी रहे, और साइंटिफिकली इसलिए करते थे कि हमारा जो है अंदर से सिस्टम जो है वो रिचार्ज हो जाए, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स का जो लेवल है वो हमेशा बढ़ता जाए। ये साइंटिफिक था। आज हमको जरूरत है कि हमको इस मोबाइल का उपवास करने की भी जरूरत है, इस इंटरनेट मीडिया से भी थोड़ा सा एक ब्रेक लेने की जरूरत है ना। आप 7 दिन 24 घंटे 365 दिन अगर आप इंटरनेट की दुनिया में घूमते रहेंगे तो आप घनचक्कर बन जाएंगे। आपको घनचक्कर नहीं बनना है, आपको घुमक्कड़ बनना है। मतलब इसने तो इवन सोशल मीडिया ने तो लोगों की स्लीपिंग हैबिट तक बदल दी है। एग्जैक्टली। आप देखिएगा, मैं एक और ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में आप व्हाट्सएप ऑन कीजिए और आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में जाकर देखिए कि कितने लोग एक्टिव हैं, ऑनलाइन हैं। तो आप पाएंगे कि अगर आपके मोबाइल फोन में 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसमें से 500 से 600 लोग जो हैं ऑनलाइन मिलेंगे। वो मैसेजिंग आपको और हमको नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वो पूरी इस सोशल मीडिया की दुनिया में फिजूल के वातावरण में फिजूल की भावनाओं को ढूंढ रहे हैं और उसमें अपनी संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं, जो कि उन्हें प्राप्त होना ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि जब रात की 12 से 2 के बीच में 500 से 600 लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऑनलाइन हैं, तो वो क्यों हैं और किस कंटेंट को वो जो है कंज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना यहाँ से शुरू होती है। हमें नई पीढ़ी को ये बताना है कि रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट ये हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, इसे स्वीकार कीजिए, लेकिन एक दायरे में रहकर उसका एक लिमिटेशन आपको तय करना है। खाना खाना है, आपका एक डाइट चार्ट है, आपका डाइट प्लान है, राइट। आपको घर रहना है, उसका एक साइज है। आपको कपड़े पहनना है, उसका भी एक आवरण है, उसका भी एक परिभाषा है, उसकी भी एक परिपूर्णता है। वैसे इंटरनेट का भी उपयोग करना है, लेकिन दायरे में रहकर, मर्यादा में रहकर। आपको और थोड़े अध्यात्म से ले जाऊं तो आप देखिए कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी सारे अस्त्र और शस्त्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन मर्यादा में रहकर। बिल्कुल। उन्होंने वानर सेना को अपने साथ किया, लेकिन मर्यादा कभी नहीं टूटने दी। तो हमें भी इस इंटरनेट मीडिया में राम की तरह जो है अपनी भूमिका निभानी है। हमें ये देखना है कि हम कैसे मर्यादा में रहकर जो है एक इंटरनेट फ्रेंडली बन पाए। हमें उस मर्यादा को नहीं तोड़ना है। हो ये रहा है कि हमारे ऊपर इतने प्रहार किए जा रहे हैं, एंटी सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो कि सोशल मीडिया में विकृति लाने का काम कर रहे हैं, वो लोग इतनी बम्बार्डिंग कर रहे हैं, इतनी हैमरिंग कर रहे हैं और वल्गर कंटेंट की कर रहे हैं, जिसको फिल्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगता है आने वाले कल में जब हम अगला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, जब देश की सरकार एक ऐसी सेंसरशिप इस मीडिया पर लागू कर चुकी होगी जहां पर हमें एडल्ट कंटेंट, पॉर्न कंटेंट, AI जनरेटेड कंटेंट, इस पर फिल्ट्रेशन मिल जाएगा। एक्चुअली भैया सोशल मीडिया जो है ना, चूंकि मैं तो बहुत स्टार्ट से इस पे काम कर रहा हूँ और हम लोगों ने तो इसमें पिछले 10 सालों में बहुत कुछ चीज़ें सीखी भी हैं। तो बेसिकली सोशल मीडिया का इवॉल्व हुआ था, या उत्पत्ति जो हुई थी, जैसे मीडिया की तो आपने बताई, सोशल मीडिया की हुई थी एक अपनी सोशल
जो फ्रेंड्स हैं फैमिली उनको Connectivity के लिए, कनेक्ट करने के networking के लिए लिए, हमारे exactly. आसपास के हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमसे दूर रहते हैं उनके अपडेट्स हमें मिलते रहे, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जी, है। जी। लेकिन आज तो वो हो ही नहीं रहा। फ्रेंड्स के अपडेट मिलते क्या है, हमें मिलता है फालतू का अनसजेस्टेड कंटेंट, जो सजेस्टेड कंटेंट मिलता है जो हमको देखना नहीं है, हमने ऑप्ट ही नहीं किया है। हमें मिलता है एडवर्टीजमेंट, हमें मिलते हैं वो वल्गर कंटेंट जिसके लिए कभी हम उस मीडिया पे आए नहीं थे। आप मतलब आप कभी सोच के देखिए कि आप एक न्यूज चैनल खोल के बैठे हैं, आपको पता है इस पे खबरें ही आएंगी, उस पे और कुछ आने लगे, क्या ऐसा पॉसिबल है मीडिया में? लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा पॉसिबल है right. कि आप देखने कुछ और बैठे। पहली बात तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता आप सोशल मीडिया पे लोग जाते क्यों हैं, उन्हें क्या मिल रहा है? फ्रेंड्स के अपडेट नहीं मिलना है आपको, पहला पोस्ट आपने देखा वो रैंडम देखा, अब उसके बाद जितने पोस्ट हैं वो सब रैंडम ही है। आप क्यों गए थे? किसी भी मीडिया पे जाने का एक वो बोलता है ना, एक पर्पस होता है कि यार भाई हम खबरों के लिए गए, हम इन्फॉर्मेशन के लिए गए, हम जानकारी के लिए गए, पर सोशल मीडिया में क्यों जा रहे हैं हमें नहीं पता। सेकंड, आपने एक बात करी सेंसरशिप की, जैसे जब कोई मूवी बनती है तो पहले भाई सेंसर बोर्ड के पास जाती है, वो उसको अप्रूव करता है कि किसको देखना है किसको नहीं देखना दिखाना है। सेम मैं वही करता हूँ, जैसे हमारी एक फाइट सोशल मीडिया में ये है कि नेगेटिव कंटेंट या वल्गर कंटेंट को एआई या एल्गोरिथम्स ज्यादा प्रमोट करते हैं, और जो हमारा अच्छा कंटेंट होता है, पॉजिटिव कंटेंट होता है जो चेंज ला सकता है, उसको वो रोक देते हैं। तो मैं हमेशा से ये खेलता हूँ कि भाई आज मेरे सपोज 5 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो 5 लाख तक तो मेरा कंटेंट जा ही नहीं रहा है। तो एल्गोरिथम क्यों डिसाइड कर रहा है ये कंटेंट अच्छा है या बुरा है? ये कंटेंट तो एक्चुअली मेरे जो यूजर हैं जिन्होंने मुझे फॉलो किया या मुझे लाइक किया या सब्सक्राइब किया है, उनको डिसाइड करना है ना। करेक्ट। पर वहां तक जब पहुंच ही नहीं रही चीज तो कैसे डिसाइड होगा? तो ये एक मेजर जो चेंज मैंने पिछले 10 सालों में देखा है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि नेगेटिविटी को खुद सोशल मीडिया अब ज्यादा प्रमोट कर रहा है। उसका शायद जो आपने एक बताया ना कि जो हमारी जो वैल्यूज हैं, या हम राम के देश के लोग हैं, हम कृष्ण के देश के लोग, लेकिन जो आज की जनरेशन है उनमें वैल्यूज खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं ये उससे भी कुछ रिलेट है, क्योंकि आप मीडिया में है तो आपको एक वाइडर पिक्चर दिखती होगी, यार किसी भी कंट्री की ग्रोथ को रोकना है तो उसके यूथ को रोक दो। जैसे आप हमेशा बोलते हो युवा का वायु का उल्टा युवा होता है, तो क्या ये उस चीज के लिए भी कुछ प्री प्लानिंग की जा रही है कि इंडिया को ऐसे रोका जाए? बिल्कुल। देखिए, विदेशी ताकत का हमेशा से इस्तेमाल होता आया है। किसी भी देश को रोकने के लिए उसकी मानसिक विकृति को बढ़ा दिया जाता है। जब आपका ध्यान जो है आपके लक्ष्य से भटका दिया जाएगा तो फिर आपको जो है किसी भी राह पर मोड़ा जा सकता है, फिर वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक बात कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना ही सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटरटेनमेंट के लिए। आज ये विडंबना है हिंदुस्तान में कि इंटरनेट का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए या उसको फॉरवर्ड करने के लिए कम हो रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा हो रहा है। उस एंटरटेनमेंट में भी क्या हुआ कि जब हमारे कल्चर पर प्रहार हुआ, जैसा कि आपने कहा कि कोई विदेशी ताकतें तो नहीं है, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई फॉरेन पावर्स भी इसके पीछे जो शामिल हों, जो कि हमारे देश के युवा को जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा पे नहीं जाने दे रहे। दूसरा, ये हमारे समाज की, इसको कहा जाए एक सच्चाई है कि नकारात्मकता बहुत जल्दी फैलती है और अच्छाई को फैलने के लिए सदियां लग जाती हैं। तो शायद जो अच्छाई की बात आप कह रहे हैं उसमें सदियां लग रही हैं, और जो बुराई की बात हम कर रहे हैं उसमें ज़माने और वक्त के कड़ी के कांटे के साथ वो बुराई फैलती जा रही है। लेकिन फिर मैं आपको एक बात कहूँगा कि बाजार में जब आप जाते हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए, तो आपको 2 तरह की गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यदि मैं आपको गाय के शुद्ध घी की तरफ ले जाऊं तो गाय का शुद्ध घी भी आप एक दुकान से परचेस कर सकते हैं, तो वहीं उसी दुकान से आप वनस्पति घी भी प्राप्त कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। आपके सामने दोनों हैं। आपके सामने जो है हीरो भी है और आपके सामने विलन भी है। आपको एविल की तरफ जाना है या किस दिशा में जाना है, डेविल की तरफ जाना है, ये आपको तय करना है। लेकिन वो जा नहीं सकते। मैं उसका कारण बताऊं, मीडिया में एक कंट्रोल है, एक चेक है। मुझे जो चैनल देखना है मैं वही देखूंगा। अब बात करूं मैं सोशल मीडिया एप्स की, तो किसी पर्टिकुलर एप्स पे गया मैं, तो ठीक है कुछ अच्छी चीजें आ रही, उसके बीच में नेगेटिव चीजें भी आ जाएंगी, उसी बीच में वल्गर चीजें भी आ जाएंगी। तो वो अलग अलग कैसे किया जाए, ये तो फिर उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं है ना। आप जो चूज करने वाली बात कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया में ऑप्शन नहीं है चूज करने का। आइदर यू हैव टू क्विट, आप क्विट करें, और आइदर यू हैव टू स्क्रॉल इट। तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज को लेके क्या डिलेमा अब एक आम यूजर के मन में तो है, वो कैसे सॉर्ट आउट करेगा?
देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा भारत देश वो देश है जहां पर अध्यात्म की जो शक्ति है उसको तमाम शक्तियों से ज़्यादा बड़ा माना गया है। यानी कि हमारा जो बाहुबल है, हमारा जो शारीरिक बल है, मानसिक बल है, इसमें संतुलन बनाने के लिए एक ऊर्जा का संचार होता है जिसे हम आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। आपको जब कोई लगे कि यार मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, मेरे अंदर नकारात्मक ख्याल आ रहे हैं, या मैं इंटरनेट की मीडिया पर फ्लो तो कर रहा हूँ, तैरते तैरते मेरे सामने एकदम से जो है राक्षस आ गया, अब उस राक्षस का सामना कैसे करना है? तो आध्यात्मिक शक्ति का सहारा लेना है। आपको शारीरिक बल नहीं दिखाना है, आपको मानसिक बल नहीं दिखाना है। उस समय आप अपने आराध्य, अपने इष्ट या जिस भी गॉड को, अल्लाह को आप मानते हैं, उसको याद करने लग जाइए। आपको वो बुराई खुद ब खुद स्वतः ही समाप्त होती नजर आएगी। आप देखिएगा कि हर फिल्म का जो दी एंड है वो हैप्पी एंडिंग हो, ऐसी कोशिशें हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर करता है। तो हैप्पी एंडिंग की तरफ जब आपको जाना है तो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार अपने अंदर करना पड़ेगा। वो या तो आपको योग से प्राप्त होगा, या आप ध्यान में चले जाइए, या आप जिस भी इष्ट और आराध्य को मानते हैं उसको तुरंत याद करने लग जाइए। आप पाएंगे कि इंटरनेट मीडिया के जो राक्षस हैं वो खुद ब खुद आपकी आध्यात्मिक शक्ति या आपके इष्ट को देख करके स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए। आज के नए युवा को मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ, अंदाजा था कि 44 करोड़ लोग वहां पर शामिल होंगे, लेकिन आंकड़ा डबल हो गया और मुझे लगता है कि डबल से भी आगे चला गया। कारण मैं फिर आपको बताऊंगा कि जितना प्रचार बुराइयों का हुआ, दुष्प्रचार हुआ, उससे ज्यादा सकारात्मक प्रचार उस चीज का हुआ कि 144 सालों बाद ये अवसर मिला है। क्या आपने गंगा मैया में डुबकी लगाई? तो आप देखिए कि इंटरनेट मीडिया का सकारात्मक उपयोग भी किया, लेकिन किन लोगों ने किया? जिनके पास वो आध्यात्मिक शक्ति का संचार था। तो आपको तय करना है, आपके व्यक्तित्व का प्रश्न है। देखिए, आपके व्यक्तित्व में मैं समाविष्ट नहीं हो सकता, आप मेरे व्यक्तित्व में समाविष्ट नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपकी मनोस्थिति बदल सकता हूं, परिस्थिति नहीं बदल सकता। तो मनोस्थिति के बदलने के लिए आपको आध्यात्मिक शक्ति का सहारा लेना होगा। आप जिस भी भगवान, जिस भी अल्लाह, जिस भी गॉड को मानते हैं, आप बस उसे याद करने लग जाइए। आपको लगेगा कि आपकी जो नकारात्मकता का भाव है वो खुद ब खुद पीछे जा रहा है और आप सकारात्मकता को जो है आगे प्राप्त करते जा रहे हैं, आत्मसात करते जा रहे हैं। जहां पर नकार है, जहां पर साकार है, वहीं पर ओमकार है। और ओमकार मतलब जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा ही समाहित है। तो आपको उस हिडन पावर की तरफ जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में युवा भटका जरूर है, लेकिन मंजिल को वो नहीं पा रहा, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते। वो भटका है, लेकिन ठीक है, हम मुसाफिर तो हैं इस जमाने में साहिल, लेकिन सफ़र पर पहुंचेंगे ज़रूर, मंजिल पर पहुंचेंगे ज़रूर, थोड़ा भटकते हुए ही सही। तो अभी वो भटकाव का दौर है। वो जो ट्रांजिशन की बात आप बार बार कह रहे थे ना, मुझे लग रहा है कि आज देश का युवा भी उस ट्रांजिशन से गुजर रहा है। तो इस इंटरनेट मीडिया की आपाधापी में, इस गला काट प्रतियोगिता में, यदि आपको अपने आप को अलाइव रखना है तो आपको बैलेंस बनाना होगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप नकार से बच जाएंगे या आप सकार से ही चल जाएंगे। नहीं, आपको नकार को भी झेलना है, उसका भी सामना करना है, आपको सकार के साथ भी आगे बढ़ना है, और इनके संतुलन से ही आप ओमकार को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप कुछ नहीं कीजिए, अपने जीवन में बैलेंस बनाइए। आप 60% सकारात्मकता का भरोसा रखिए और 40% ये मान करके चलिए कि नकारात्मकता तो मुझे मिलना ही है। हम इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन हम इस बात का प्रमाण पत्र अपनी जेब में लेकर नहीं घूम रहे कि पूरा शहर ही स्वच्छ है। शहर सुपरफिशियली बहुत क्लीन है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं इन डेप्थ हम जाएंगे तो थोड़ी गंदगी भी पाएंगे। तो वो स्वच्छता का शिखर पर हम विराजमान इसीलिए हैं कि वहाँ सकार है। नकार भी आपको मिलेगा जब आप ढूंढने निकलेंगे ना। मैं जब कहते ना कि मैं बुरा देखन चलिया बुरा मिला न कोई, तो आपने जब बुराई ढूंढना शुरू कर दी तो आपको इंटरनेट मीडिया में बुराई मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं यार, इस बुराई का मुझे अंत करना है, तो फिर दशहरा भी आप मनाएंगे और रावण दहन करके, इंटरनेट के रावणों को जो है दहन करके आप घर आएंगे। नहीं, आपने ठीक बात की और उसी कॉज पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, जैसे मैं हमेशा से मानता हूँ कि इंदौर एक इनोवेशन का शहर है, एक इंस्पिरेशन का शहर है। अगर आप बात करो तो इंदौर ने कई ऐसे ख्यात पत्रकार दिए, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा एक डर तब लगता है, या थोड़ा सा एक बोलते ना, एक माइंड में एक फियर जब आता है कि जब क्रिएटर्स की बात करता हूँ मैं, तो मुझे वो क्रिएटर्स देखने को ही नहीं मिलते जिस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं या इतने सालों से काम कर रहे हैं। नो डाउट आपकी फील्ड में लोग हैं, क्योंकि वो पुराने लोग हैं और वो कैरी करते आ रहे चीज़ों को। लेकिन ये जो नई जनरेशन वाली बात बोल रहा हूँ मैं, कि मुझे टैलेंट मिलना मुश्किल होता है, या मैं बोलूँ कि यार आपको 1 साल अभी इंटर्नशिप करना है, या 1 साल हमारे साथ काम करना है, 1 साल आपको पूरा काम सीखना है, तो वो उतना पेशेंस ही नहीं है बच्चों में। तो कैसे, अब चूंकि अब जमाना डिजिटल का है, बिल्कुल, और हम आगे डिजिटल में ही बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो कैसे अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें हमारी फील्ड में लाना है,
इसको हम कैसे अब कोप करें, या कैसे इसके एवेन्यूज ढूंढें, या कैसे बच्चों को मोटिवेट करें कि नहीं, जो आप अभी एक टेम्पररी वर्ल्ड में जी रहे हो, 30 सेकेंड आप जो बोलते हो रील वर्ल्ड में जी रहे हो, राइट, वो आपका रियल वर्ल्ड नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। आपको एक नई अप्रोच रखनी पड़ेगी, और इसको एज अ कैरियर अगर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन से आपको एक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उनके साथ काम करना पड़ेगा, वो सब कुछ सीखना पड़ेगा जो आप ओवर द पीरियड सीखोगे, राइट, इंस्टेंटली नहीं सीखोगे। तो उसके लिए हम लोग रेगुलरली काम भी करते हैं, और ये पॉडकास्ट करना ये उसी का हिस्सा है कि भाई लोगों तक ये वाली बात पहुंचे, क्योंकि ये बातें भी नहीं होती ना इंदौर में कि भाई सोशल मीडिया वर्सेस मीडिया क्या है, मीडिया का यूज़ कैसे होता है, सोशल मीडिया का यूज़ कैसे होता है। अच्छा, जब आप मीडिया, चूंकि आप एक चैनल के एडिटर इन चीफ भी हैं, आप बहुत सारी दिन भर की खबरों में रहते हैं या बहुत सारी खबरों को कैप्चर करते हैं, तो आपका क्या प्रोसेस होता है किसी चीज़ को कवर करने का, या कि आपके क्या क्राइटेरिया होते हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन को मुझे सिलेक्ट करना है, ये अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना है, इसको मुझे छोड़ना है, ये लीस्ट प्रायोरिटी है, या कैसे आप लोग फिल्टर करते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोरिलेट सोशल मीडिया से मैं करूँगा। बिल्कुल ठीक बात है। पहले आपके पहले वाले सवाल का जवाब देता हूँ, जिसमें आपने कहा कि आजकल के जो बच्चों की बात कही, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि धैर्य जो है, पेशेंस जो है, ये इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोफेशन में। आइदर आप बिजनेस में हैं, आइदर आप जॉब में हैं, अगर पेशेंस आपके अंदर है, पेशेंस से ही मुझे लगता है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी बनती है। वो पर्सन जब तक पर्सन है, जब तक उसके अंदर पेशेंस नहीं है, जिस दिन उसने पेशेंस को अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया, वो पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको हस्ती बनना है, यानी आपको व्यक्तित्व बनना है, आपको शख्सियत बनना है, तो आपको धैर्य को अपने अंदर धारण करना होगा। एक दौर था जब पुराने ज़माने में नाम जो थे धीरज, रमेश, महेश, सुरेश ऐसे रखे जाते थे। अब देखिए ज़माना बदला तो नाम भी छोटे होते चले गए, इट्टू, बिट्टू, किट्टू, गोलू, मोलू, इस तरह के नाम आ गए। तो देखिए कि सोच में भी वो छोटापन आया है। हमें सामाजिक रूप से अपनी सोच में भी वो विराटता और वो प्रबलता लानी पड़ेगी। यानी कि आप विराट हृदय नहीं रखेंगे, विराट मानसिकता नहीं रखेंगे, बड़ा नहीं सोचेंगे, तो बड़ा पाएंगे कैसे? आज के बच्चे हो ये रहा है कि यार बस रातों रात में हीरो बन जाऊं, रातों रात में सेलिब्रिटी बन जाऊं, रातों रात में एडिटर बन जाऊं, रातों रात में प्रोड्यूसर बन जाऊं। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसके लिए कुछ नहीं है, उन बच्चों का भी इसमें कोई गुनाह नहीं है, मैं उनको भी गुनहगार या क्रिमिनल यहाँ पर निरूपित नहीं कर रहा हूँ। हो ये रहा है कि हमारी जो सोच है ना, उसमें ही वो छोटापन आ गया है, नंबर्स पे आ गई है। हाँ, आपको एग्जैक्टली आपको क्या है कि छोटे में नहीं पढ़ना है, आपको सोचना है कि यार मेरी लाइफ का गोल क्या है। हम अपने ऑब्जेक्टिव से भटक रहे हैं। हमको अपने जीवन में जिस दिन धैर्य को धारण करना आ गया ना, तो मैं कहता हूं कि ये पूरी कायनात लग जाएगी आपको सेलिब्रिटी बनाने के लिए। आपको ये पूरी सृष्टि, ये पूरा आभा मंडल, आपकी सौर मंडल आपकी मदद में लग जाएगा कि भाई मुझे इस व्यक्ति को, इस कायनात ने ये मांगा है तो ये देना है, वो देने के लिए मजबूर होगा। और अभावों में ही प्रतिभाओं का जो है उन्नयन होता है। तो इसके लिए आज की युवा पीढ़ी को कुछ नहीं है, केवल संस्कार देने की आवश्यकता है। हो ये रहा है कि हम किताबी ज्ञान में भी थोड़ा ज़्यादा भटक रहे हैं, पढ़ बहुत रहे हैं, समझ कम रहे हैं, हम रट ज़्यादा रहे हैं और उसको अंदर आत्मसात कम कर रहे हैं। हम लिख ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो लिख जो है वो हृदय की भाषा नहीं है, वो हमारे मस्तिष्क की भाषा है। जिस दिन हम हृदय और मस्तिष्क की भाषा को परिपूर्णता के साथ अभिव्यक्ति और लेखनी के माध्यम से समाज को देने लग गए ना, उस दिन ये संस्कार ऑटोमेटिकली नई पीढ़ी में आने लगेगा। अभी जो धैर्य का अभाव है, वो धैर्य का अभाव केवल हमारे संस्कारों को घर से देने की शुरुआत करने की ज़रूरत है। माता पिताओं का भी जो दबाव एक नए नव अंकुरित युवा पर होता है, उसको भी कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बच्चा विराट कोहली बन जाए। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा चेतन भगत जैसा नाम कमाए, है ना। तो हमें उनके जैसा बनना है, उससे भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें स्वामी विवेकानंद के ध्येय वाक्य से भी भटकना नहीं है कि रुको मत, उठो और चलते रहो जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए। तो हमें वो चलते रहने वाली जो भावना है ना, वो बच्चों के अंदर संस्कार के रूप में देना है। हो ये रहा है कि छोटी सी यात्रा करने पर बच्चा थक रहा है, तो वो क्यों थक रहा है और क्यों रुक रहा है, इसका चिंतन और मनन हमारे और आपके घरों से होना चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आपने मीडिया की बात कही और मीडिया में कैसे काम हो रहा है, तो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। देखिए, मैं मीडिया को कैसे निरूपित करता हूँ कि हम केवल एक आईना है, हमारे सामने जो जैसा आएगा वो वैसा दिखेगा। वो सामने खूबसूरत आया तो खूबसूरत दिखेगा, वो सामने बदसूरत आया तो बदसूरत दिखेगा। स्वभाव कैसा है उस पर कोई प्रभाव नहीं है, वो जैसा व्यक्तित्व है वैसी उसकी छटा, उसकी मिरर इमेज जो है मीडिया उसको क्रिएट करके देगा। लेकिन परसेप्शन बनाने का भी एक बड़ा दायित्व और एक बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारों के कंधे पर है। तो परसेप्शन आप क्या बना रहे हैं, बिकॉज एक जर्नलिस्ट जो है या एक एडिटर जो है, एक रिपोर्टर जो है, वो परसेप्शन मेकर भी है।
सोसाइटी में, नेशन में क्या परसेप्शन जाएगा, वो सोसाइटी को कितना अवेयर और कितना अवेक कर रहा है, इस पर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरामीटर है। तो मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार पत्रकार को नैतिक मूल्यों को अपने अंदर रखने के साथ साथ समाज को भी परिभाषित दिखाना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है, संप्रेषित करना पड़ता है, और उसके साथ में उसको ये भी तय करना होता है कि मेरी जो मूल भूमिका है वो समाज को जगाने की, जागृत करने की भी है, अवेक एंड अवेयर करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन ये पत्रकार करने लग गया तो मुझे लगता है ये जो बुराइयां, विकृति आ रही है ना, अभी हो ये रहा है कि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है इंफॉर्मेशन की और कंटेंट तो की। हो ये रहा है कि लोग उसमें गुम होते जा रहे हैं। हाँ, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कैरी करने लायक है और कौन सी इन्फॉर्मेशन छोड़ देने लायक हाँ, मतलब मैं ये मानता हूँ कि अब हम लोग जो है ना, हम लोग तो खैर नहीं है क्योंकि हम लोग तो बहुत इस चीज़ को कंट्रोल में रखते हैं, तो लोग अब बहुत ओवर एक्सपोज होते जाते हैं हर चीज़ से, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे उनके आसपास जो भी घट रहा हो, उनको वो जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो सब जान रहे हैं। और इस जानने के कारण क्या हो रहा है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात। और इस कारण फिर कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ पे वो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, जितना मैं स्टडी कर पाता हूँ सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को। करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जान लेना ही समझदार होने की निशानी नहीं। क्या कुछ छोड़ना बातों से अनजान रहने में भी कामयाबी का मूल मंत्र छुपा है। बिल्कुल। तो बस जिसने इसको धारण कर लिया, अपने अंदर उतार लिया, वो कामयाब हो गया, और जिसने सब कुछ जानने के चक्कर में वो लगा रहा तो वो फिर जो है थोड़ा सा भटक गया। लेकिन हाँ, ठीक है, इतनी बुराइयों में भी कुछ अच्छाइयाँ छुपी हैं, और शायद उसी अच्छाइयों की भांति जो है आप और हम ऐसी नेक कोशिश कर रहे हैं। इंदौर टॉक परिवार भी, मैं देख रहा हूँ कि इंदौर को एक साहित्य की तरह ले रहा है। मतलब किसी साहित्य को भुला देने की वाली जो बातें होती हैं, वो साहित्य को वापस जीवंत करने का काम कर रहा है। इंदौर अपने आप में एक नर्सरी है। इंदौर अपने आप में एक ऐसा मैं कहूँगा विश्वविद्यालय है जहाँ पर आप हर तरह का आयाम पाते हैं। उस इंदौर को जीवंत रखने का काम इंदौर टॉक परिवार कर रहा है, और मुझे लगता है ऐसे प्रयास ही हैं जो तमाम नकारात्मक वातावरण में भी सकारात्मकता को फैला रहे हैं। तो जिस दिन कहीं ना भैया वो रहता है ना कि अब जो वो सोशल मीडिया में जो इतनी नेगेटिविटी है ना, उसको सप्रेस करने में हम कभी कभी इनकेपेबल हो जाते हैं। मतलब हम नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें, क्योंकि हम लोग टोटली एल्गोरिथम्स पे डिपेंड हो जाते हैं। इसी के लिए हम लोग सॉल्यूशंस पे भी काम करते रहते हैं। और अभी एक आपने एक बात कही कि वो जो आपका जो एक मीडिया है वो एक मिरर है किसी भी सोसाइटी का, या किसी भी घटना का, या किसी भी एक इन्फॉर्मेशन का। लेकिन अभी जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे, अब जमाना आ गया एआई का। और एआई, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे सोशल मीडिया भी बना अच्छे कॉज के लिए था, और खास तौर पे इंडिया में उस चीज़ का मिसयूज ज़्यादा होता है, उसके गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्योंकि एआई भी कुछ अच्छी चीज़ों के लिए बना है, लेकिन मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाया होगा, वो मैं बता नहीं सकता इस कन्वर्सेशन में। अब उसका यूज़ वो मिरर तो नहीं दिखा रहा है, जो वो मैंने आपको वीडियो दिखाया, वो क्या वो मिरर है उस चीज़ का? तो ये जो सोशल मीडिया में ये जो चीज़ हो रही है, इस पे रोक कब लगेगी, कैसे लगेगी, और कौन लगाएगा? मतलब मैं पर्टिकुलरली पिछले 1 महीने से जो आपको बताया इंसिडेंट जो भी है, को डीप कॉमेडी के नाम पे जो भी चलता है देश में, या शोज हो रहे हैं बड़े बड़े, अब या वो कंटेंट का रूप ले चुके हैं, तो ये जब चीज़ें हो रही हैं तो दिन पे दिन चीज़ें लगता है कि यार और बिगड़ रही हैं, और सुधारने वाले कंपेरेटिवली, जैसे आपने हमारी बात की, तो कंपेरेटिवली कम है। आज बड़ी बात नहीं, इंदौर में भी कई ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट, कई ऐसे पेजेस हैं जो नेगेटिविटी को ही प्रमोट करते हैं, जो सनसनी वीडियोज होते हैं, क्लिप्स होती है, उन्हीं को दिखाते हैं। तो करने वाले, सप्रेस करने वाले तो कम है, लेकिन बढ़ाने वाले तो ज्यादा है ना। तो उस चीज में आपके साथ भी ये होता होगा कि मीडिया में नेगेटिविटी फैलाने वाले ज्यादा होते होंगे और पॉजिटिविटी को कैरी करने वाले। तो पिछले इतने सालों की आपकी जर्नी में आपने वो चीजों को कैसे कोप अप किया? या क्योंकि अभी मन में बहुत तनाव होते हैं, मन में बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि हम इंदौर की एक अच्छी डिजिटल इमेज बनाना चाहते हैं, लेकिन वहीं पे देखते हैं यार कि यार 75% तो उसको फिर से खराब करने में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाएगा? देखिए, एआई ये अपने आप में एआई बहुत बड़ा जो है मीनिंग रखता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़, उसका एक लाइफ स्पैन तय है। नेचुरल को जो है उसका लाइफ स्पैन आप और मैं तय नहीं कर सकते। नेचर ने उसको जो लाइफ स्पैन दिया है, उसका जो ड्यूरेशन तय किया है, वो उसका नेचर तय करेगा, नेचुरल का। और आर्टिफिशियल का लाइफ स्पैन तय है। तो आप मान के चलिएगा कि भारत देश
पहला विश्व में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा आने वाले दिनों में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश का, भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय इसको लेकर आने वाले समय में एक ठोस कानून लेकर आ रहा है। वो ठोस कानून यही होगा कि आप किसी की भी व्यक्तिगत लीगेसी ऑफ प्राइवेसी, हमारी कानून की किताब में एक बहुत बड़ा प्रावधान है, उसको आप किल नहीं कर सकते। आप किसी की भी चित्र का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करने से पहले उसकी अनुमति के बिना यदि आप करेंगे तो वो गैरकानूनी माना जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये खुद ही अपने आप में कह रहा है कि मैं एक कृत्रिम वस्तु हूँ, मैं एक कृत्रिम ज्ञान हूँ, मैं एक कृत्रिम विधा हूँ। तो कृत्रिम चीज की जीवन अवधि सुनिश्चित की जा सकती है, यानी कि हमारे देश की सरकार बाध्य होगी। और मुझे लगता है डीप फेक वीडियो को लेकर देश की संसद में भी बहस हो चुकी है और जितना चिंतन और मनन एक पत्रकार और एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर होने के नाते आप और हम कर रहे हैं, मुझे लगता है देश के जो जिम्मेदार कानूनविद हैं, देश के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, वो देश के लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर इसका मसौदा तैयार कर रहे हैं। और उम्मीद की जा सकती है, एक पत्रकारिता के विद्यार्थी होने के नाते मैं कहूँगा कि आने वाले कुछ ही महीनों में मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाबंदी के लिए एक कानून आ जाएगा और बहुत जल्दी भारत देश से पॉर्न साइट्स को मुक्त करने के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम भी देश की सरकार उठाएगी, ऐसे संकेत मुझे मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल में जिस डर्टी के खिलाफ आप और हम युद्ध लड़ने की बात कर रहे हैं ना, इस डर्टी कंटेंट को खुद ब खुद फिल्टर होना पड़ेगा, क्योंकि वो थॉट्स को इतना डिस्टर्ब कर रही है, जिसके कारण कई बार होता है टैलेंट हमें मिल सकता था, हमें नहीं मिल रहा है। वो सीवरेज लोग हमसे पर जुड़ उतना ही सकते फोकस थे, कीजिए जितना नहीं करने मिल की रहा है। जरूरत है। पाइपलाइन का इंतजार कीजिए, वो जिस दिन वो पाइपलाइन में आपको वाटर फ्लो मिल गया ना, तो सीवरेज का टेंशन आपको हमको नहीं लेना है। वो सीवरेज फिर सीवरेज का काम करेगा, केवल वो सीवरेज पाइपलाइन बन करके रह जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है, उसको आप नेचर से मत जोड़िए। ठीक है, आज और आप और हम तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब कि हमने देख लिया कि प्रयागराज में जो क्रिकेटर्स, फिल्म हस्तियाँ नहीं गई, उनके भी यही इमेजेस क्रिएट करके देख लिए कि ऐश्वर्या राय जाती तो कैसे गंगा मैया में डुबकी लगाती, विराट कोहली जाते तो कैसे वहाँ पर सूर्योदय को सूर्य जल देते, धर्मेंद्र हो, अमिताभ हो या बड़े फिल्म स्टार्स हो, ये AI ने करके दिखा दिया। लेकिन बहुत जल्द ही इस पर जब कानून आ जाएगा तो मुझे लगता है कि कोई ये गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा कि आपकी और हमारी किसी भी चित्र को लेकर AI के साथ छेड़छाड़ कर ले और चाय जैसा परोस दे। बहुत जल्दी कानून आएगा, क्योंकि अभी ये बहुत वॉल्यूम में हो रहा है। मतलब आप देखेंगे तो ये सोशल मीडिया ऐप्स है, वो काफ़ी संख्या में आपको AI जनरेटेड इमेज मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। और लोग कई बार जो इतना एजुकेटेड नहीं है इस डिजिटल वर्ल्ड को लेके, वो उसे सच भी मान रहे हैं। बिल्कुल कि और वो कई बार तो जैसे मेरी मम्मी बोलती है, ये क्या हो रहा है, मतलब इट इज़ AI जनरेटेड वीडियो। पर वो लोगों के लिए डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि भैया आप इतने एक लंबे समय से मीडिया में काम कर रहे हैं और एक मीडिया के ट्रांसफॉर्मेशन को हम दोनों ने साथ में देखा है और कई सारी चीज़ें हो रही हैं। और जब बात आती है इंदौर को लेके, तो मैं बड़ा अपॉर्चुनिटी से भरे इस शहर को देखता हूँ और लगता है कि यार कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो बड़ी होगी यहाँ से भी। अब उस दिशा में आप तो कर रहे हैं काम, और आप दोनों वर्टिकल्स पे कर रहे हैं, एक मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में भी कर रहे हैं। दो हम सोशल मीडिया पे ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन चैलेंजेस अभी बहुत सारे हो रहे हैं। राइट, एक चैलेंज तो मैंने आपको बताया कि भाई राइट हमें पीपल नहीं मिल पाते हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिनको एक क्रिएटर एक मेंटालिटी हो कि क्रिएटर्स बनना है उन्हें। सेकंड चैलेंजेस होते हैं कि जो नेगेटिविटी होती है उसको बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस मिलता है और उसको बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी भी मिलती है। थर्ड जो मैं अभी देख रहा हूँ, ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं ज़रूरी है किसी इंसान को जितनी उसे दी जा रही है, जितनी उसके पास फीड की जा रही है, जिसके कारण वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, फैमिली रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस चीज़ में ये जो पूरा एक सोशल मीडिया के थ्रू ये जो पूरा नेगेटिविटी वाला माहौल बन गया, तो क्या मुझे ऐसा कोई सॉल्यूशन मीडिया नहीं प्रोवाइड कर सकती कि इस चीज़ को फाइट करने में मीडिया हमें हेल्प करे, या मीडिया एक अपना जो रोल है जो आपने बताया एनलाइटमेंट वाला, एक मिरर वाला, और एक अच्छा बड़ा रोल है उसका, क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत कंट्रोल में होती हैं। तो क्या वो चीज़ें अब नहीं की जा सकती हैं क्या इस चीज़ को लेके? नहीं, बिल्कुल की जा सकती है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पुराने समय में जब युद्ध हुआ करते थे तो राजा महाराजाओं के पास बहुत बड़ी सेना नहीं होती थी, सैनिक तैयार किए जाते थे।
राजा अपनी प्रजा में से ऐसे युवाओं को चुनता था जिनमें सैनिक बनने की क्षमता होती थी, शारीरिक बल होता था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो शास्त्रार्थ है, मैं मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर थोपना नहीं चाहता। तो मीडिया इंडस्ट्री को भी आप ऐसे ही ट्रीट कीजिए कि आप किसी युद्ध के लिए जाने वाले हैं और युद्ध में लड़ने के लिए आप तो सेनापति हैं, लेकिन आपको सैनिकों की आवश्यकता लगेगी। तो सैनिक ऐसे तैयार किए जाएं जो हर तरह की कला में पारंगत हों, जिन्हें शस्त्र कला का भी ज्ञान हो, बुद्धि बल भी हो, और जब जरूरत पड़े तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो आज के दौर का बहुत प्रासंगिक पहलू है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना। आज के बच्चों को क्या किताबी ज्ञान बहुत दे दिया गया है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत अभाव है। तो वो उनकी निर्णय क्षमता इतनी मजबूत रखें कि युद्ध में कब शस्त्र चलाना है और कब बाहुबल दिखाना है, कब बुद्धि बल दिखाना है, इसको वो परिभाषित कर पाएं। तो हमें ऐसे सैनिक बनाने पड़ेंगे। आपने कहा क्रिएटर्स की बात, तो आप क्यों ना ऐसी कोई कोशिश कीजिए जहां पर एक अच्छे सकारात्मक और मैं कहूँगा कि संस्कारित तरीके से, जो हमारे देश के, भारत देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों में भी एक संस्कृति है, अनेकता में भी एकता का पाठ पूरे दुनिया को भारत ही विश्व में पढ़ाता है। तो क्यों ना हम उस अनेकता में एकता के जो ऐसे सैनिक तैयार करें और इस मीडिया इंडस्ट्री को ऐसे क्रिएटर्स दें जो कि ऑटोमेटिकली सफाई या स्वच्छता का काम करें। इस गंदगी को दूर करने के लिए आप में और हम में से किसी को आगे आना पड़ेगा। भगत सिंह हर कोई चाहता है कि फिर पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, मेरे पड़ोसी के घर में। तो इस भगत सिंह को आपको और हमारे घर में लाना होगा। आपके और हमारे मीडिया हाउसेज में ऐसे भगत सिंह जिस दिन तैयार होने लग गए ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अंग्रेज जो है फिर भारत को गुलाम बना पाएंगे। तो आप भी भगत सिंह बनाने की दिशा में काम कीजिए, मैं भी भगत सिंह बनाने की दिशा में काम करूंगा। जिस दिन ये भगत सिंह की सेना तैयार हो जाएगी, उस दिन लगता है मुझे ये सारी बुराइयां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी, और हम अच्छे क्रिएटर्स जिस दिन इस शहर से इस देश को देने लग जाएंगे, तो इस देश में ये जो गंदा वातावरण या जो डर्टी पॉल्यूशन जिसकी बार बार आप और मैं चिंतन मनन कर रहे हैं, ये खुद ब खुद साफ होने लगेगा। सैनिक आप तैयार कीजिए और उन सैनिकों को जिम्मेदारी देकर छोड़ दीजिए, फिर देखिए आपकी कैसे सकारात्मकता का वातावरण भी वो बनाएंगे। इंदौर की स्वच्छता की कहानी केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगी, पूरी दुनिया तक जाएगी। और अभी हम जैसा गर्व फील करते हैं कि पूरा देश ही नहीं, अब तो दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, जापान से लोग आ रहे हैं देखने की भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंग्लैंड का भी डेलीगेट, राइट, ये भी डेलीगेट होकर के गया, मेयर खुद आई थी। तो क्यों ना ऐसा भी एक दिन आएगा कि हमारे हिंदुस्तान से सोशल मीडिया का सफाई अभियान जो है वो इंदौर से उसका शंखनाद होगा, और इंदौर से ऐसे सैनिक तैयार होंगे जो कि पूरे देश की सफाई कर देंगे। नहीं, वाकई में वो हम लोगों का मिशन है कि जैसे स्वच्छ इंदौर की बात की जा सकती है, अब हम स्वच्छ सोशल मीडिया की भी बात करें, और उसकी शुरुआत मुझे लगता है इंदौर से ही होगी। और इसके लिए हम बहुत सारे काम करते भी रहते हैं। अभी आपको पता है तो हम लोग हर साल 14 अप्रैल को क्रिएटर फेस्ट करते हैं, इंदौर क्रिएटर फेस्ट। उस फेस्ट को करने का मौके मतलब पर्पज ये है कि जो क्रिएटर, क्योंकि क्रिएटर्स को बहुत अंडररेटेड शब्द माना गया पर्टिकुलर इंदौर में। इंदौर में इन्फ्लुएंसर मार्केट ज्यादा चलता है, इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं, मिलियंस वाले हैं, मिलियन व्यूज वाले हैं, तो उनको हर जगह हाईलाइट किया जाता है। बट जब मैं जब उनकी वर्क प्रोफाइल स्टडी करूं तो वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं देन अगेन कि वो फैमिली कंटेंट नहीं होता, वो आप अकेले ही देख सकते हो। तो क्रिएटर हमेशा से अंडररेटेड रहे इंदौर में, और हमारा मोटिव है कि अब जो क्रिएटर्स कम्युनिटी, क्योंकि क्रिएटर्स अपने आप में एक सेंसिबल कंटेंट बनाते हैं, वो प्रॉपर, जैसी आप R&D करते हैं या आप अपने फील्ड पे वर्क करते हैं, वो लोग भी पूरी रिसर्च करते हैं, और शायद एक आध पीसी वो एक आध हफ्ते में बना पाते हैं। तो हमारा भी मोटिव वही है, और इसलिए हर साल हम लोग इंदौर क्रिएटर फेस्ट करते रहते हैं। और इस बार हम लोग हमारी खुद की एकेडमी भी शुरू कर रहे हैं, इंदौर क्रिएटर्स एकेडमी, जिसमें कोशिश रहेगी कि हमारे जैसे क्रिएटर्स हम लोग बनाएं। और वो जो आपने सैनिक वाली बात बोली कि यार सैनिक तो वाकई में लगेंगे, क्योंकि काम इतना बड़ा है, अकेले युद्ध लड़ा ही नहीं जा सकता। तो हमको हमारी थॉट प्रोसेस वाले और हमारी जो स्किल्स हैं वैसे लोग हमें खुद ही बनाने पड़ेंगे। अब जब आप ऐसे लोग बनाते हैं या आप अपनी एक फौज तैयार करते हैं, सैनिक तैयार करते हैं, तो ये फौज को बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, या पहले तो उनका सिलेक्शन आप कहाँ से करते हैं, कहाँ मिलते हैं ये सैनिक, थोड़ा सा मुझे भी पता करना है, क्योंकि मोर ओवर वो फील्ड सेम है। आपका जो फील्ड है मीडिया का वो जर्नलिज्म है, हमारा भी फील्ड वही है, बट वो इन्फॉर्मेशन है। तो कहाँ से मिलते हैं ये सैनिक और करा जा सकता है इन लोगों को? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो सोशल मीडिया या इंटरनेट मीडिया है ये बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। हमको इसको ऑर्गेनाइज्ड बनाना होगा। जिस दिन आप इसको ऑर्गेनाइज्ड एक डेफिनेशन देंगे, एक फॉर्मेट में ले लेंगे, उस दिन आपको ऐसे अच्छे लोग मिलने लग जाएंगे। दूसरा, आपको अपना ध्येय वाक्य बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। आज का ये वो दौर है, थोड़ा सा ये कहूँगा कि सेल्फिश ज़माना है साहब, है ना। इस सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा। सेल्फिश ज़माना है। आप जब तक किसी को कुछ सर्व नहीं करेंगे ना, वो आपको सर्व नहीं करेगा।
तो आपको नए बच्चों को, नई जनरेशन को, जो कि टीनेजर्स हैं, खासतौर पर कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, है ना, उनको आपको डायरेक्शन देना पड़ेगी। आपको टैलेंट हंट जैसे प्लेटफॉर्म्स सजाने पड़ेंगे जहाँ पर वो आएँ और उनको खुला आसमान दीजिए कि जा उड़ परिंदे बता तेरी क्या रज़ा है। मतलब वो पता लगेगा उनको भी कि यार 7 आसमान की ऊंचाई क्या है। जिस दिन उन्हें खुला आसमान मिलेगा और रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलेगा, उस दिन वो खुद जो है परिंदे बाशिंदे बन के आपकी सेना में शामिल होने के लिए खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। थोड़ा इसमें समय लगेगा, है ना, ये हार्ड वर्क है, ये स्मार्ट वर्क नहीं है। हार्ड वर्क आप है कोई मिनटों में कोई अच्छा वर्कर मिल जाए, आपको आपका अच्छा कलीग मिल जाए, ये बहुत शिद्दत के बाद मिलता है। तो आपको इस सच्चाई को भी स्वीकारना होगा। दूसरा, टीनेजर्स की एक सेना में से एक सेनापति आपको बनाना होगा और उसकी जिम्मेदारी होगी कि नए सैनिक को तैयार करेगा। आप और मैं जब इतने अनुभव के बाद किसी को कुछ बात समझाने जाएंगे ना, तो बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ, उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो वो जब पल्ले कब पड़ेगी, जब उसके साथ वाला, उसी की हाइट वाला, उसी की मेंटल फ्रीक्वेंसी वाला व्यक्ति उसको ये बात समझाएगा कि देख बेटा, सफलता इस पर्दे के पीछे छुपी है और हम पर्दे के इधर खड़े हैं, तुझे चलना है तो आजा मेरे साथ, तू भी मुसाफिर बन और सफलता उस पर्दे के पीछे जाकर हम पालेंगे। आप और मैं बताने जाएंगे तो हम पर्दे के पीछे पहले ही जाकर खड़े हो चुके हैं, तो वो आने से पहले डरेगा, घबराएगा, धैर्य और तमाम तरह के अवरोध नजर आएंगे उसको। लेकिन जब उसी के साथ की फ्रीक्वेंसी वाला व्यक्ति उसको बताएगा और उसको समझाएगा और मित्रवश उसको उस स्थान पर ले आएगा, तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी भी सेना तैयार हो जाएगी और जो क्रिएटर्स आप नेक इरादे और पवित्र भाव के साथ इस देश और समाज को देना चाहते हैं, वो खुद ब खुद बनने लग जाएंगे। तो आप तैयार कीजिए। देखिए, पुजारी जो है ना, वो बनाए जाते हैं। पुजारी कोई बचपन से नहीं बनता, मंत्रोच्चार की उन्हें शिक्षा दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि हमें विधि क्या है, विधान क्या है। तो वैसे ही संस्कार आपको मीडिया के भी देना पड़ेंगे। देखिए, अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, इसको ऑर्गेनाइज्ड करना है, तो आप पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कर लीजिए, ऑटोमेटिकली लोग जो आएंगे वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। तो आप कुछ मत कीजिए, आप उनको मंत्रोच्चार, मीडिया के मंत्रोच्चार सिखाना शुरू कीजिए। जब मंत्रोच्चार की ध्वनि उनके कानों तक जाएगी और उन्हीं के साथ का कोई सेनापति उनको बताएगा, तो वो जरूर आपको सैनिक देकर के जाएगा। और आप ये मान के चलिए, जब आप कोई नेक इरादे और वादे के साथ, पवित्र भाव के साथ कहीं आगे बढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कामयाबी मिल जाती है। नहीं, ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस हिसाब से देखता हूँ, इंदौर में कंटेंट इतना है, स्टोरीज इतनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज का कंटेंट इतना है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो बेसिकली प्रिंट मीडिया ज़्यादा काम किया हुआ है और उन्होंने स्टोरीज पे बहुत काम किया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि आज के सिनेरियो में लोगों को वीडियो ही देखना पसंद है, सब कुछ एवी मीडियम में चाहिए, तो वो कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अभी हम बहुत प्रिसाइजली यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और हम कई सारे कंटेंट पीसेस पे काम करते हैं और पिछले लगभग 5-6 सालों में हम लोगों ने इंदौर के 2000 से ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं, जिसके थ्रू हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूअरशिप भी जनरेट कर दी है। तो हमें कहीं ना कहीं समझ आता है कि इंदौर में कंटेंट की नीड तो है। और चूंकि अब जिस हिसाब से इंदौर का एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या ट्रांजिशन चल रहा है, नए बहुत लोग आने वाले हैं इंदौर, जो इंदौर के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो उन लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाना हमारी भी जिम्मेदारी है। और बिल्कुल हम उसमें कोशिश करेंगे और आपका जहाँ भी हमें सहयोग लगेगा वो रहेंगे 100%। मैं हमेशा से मानता हूँ कि इंदौर में अभी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पर्टिकुलरली कंटेंट की और मीडिया और सोशल मीडिया की बात की जाए तो उसमें तो अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई है। जैसे मुंबई की इंडस्ट्री को हम बोलते हैं भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री है, या कोई बेंगलोर हैदराबाद बोलते हैं तो आईटी सिटी के नाम से जाने जाते हैं। मुझे इंदौर में एक स्कोप दिखता है कि हम एक कंटेंट सिटी भी बन सकते हैं। हम स्वच्छ सिटी हैं, हम आईटी सिटी भी बन रहे हैं, हम स्टार्टअप सिटी भी बन रहे हैं, लेकिन उससे आगे हम एक कंटेंट सिटी भी बन सकते हैं और जो कंटेंट है उसको एज अ कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं। और सेम पॉसिबिलिटी मुझे मीडिया में भी दिखती है, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से चली है और चलती रहेगी। तो आप इस थॉट को कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि इंदौर में क्या क्या वो अपॉर्चुनिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, बोथ इन सोशल मीडिया एज वेल एज मीडिया, जिसके लिए लोगों को अब एक्टिवली सोचना चाहिए या आपसे जुड़ना चाहिए, हम जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए। तो आप इस पे आपका क्या टेक है अभी? बिल्कुल। देखिए, मैं कहूँगा जब बात इंदौर की आती है तो इंदौर इस शब्द को आप जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इंदौर इस दौर में जीने वाला शहर है जो परिवर्तन को हमेशा से स्वीकार करता है। चेंज को एक्सेप्ट जो करेगा ना वो सक्सेसफुल होगा। तो इंदौर की सक्सेस का राज भी यही है कि वो हर दौर के साथ जीता है। अब जैसा आपने कहा कि हम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया हो गए, अब हमको कंटेंट सिटी की तरफ बढ़ना है, तो बेशक बढ़ना चाहिए। इंदौर के युवाओं में वो कैलिबर है, यहाँ के बच्चों में वो टैलेंट है जो कि पूरी दुनिया को
ये बता सकता है कि इंदौरी इंदौरी क्यों होता है। हम केवल टेस्ट तक जो है अपने आप को वेस्ट ना करें, पोहा जलेबी तक हम वेस्ट ना उसको करें। हाँ टेस्ट में वेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट में हमको ये waste। कहना है कि टेस्ट तो है बॉस हमारे पास, लेकिन टेस्ट के साथ और कलर्स भी हैं, उस कलर्स को आके देखो। हम कल्चरली रिच हैं, हमारे अंदर टैलेंट है, और यहाँ के यंगस्टर्स में वो मादा है। आप देखिएगा कि यहाँ का यंगस्टर्स मुंबई में जाकर, माया नगरी में जाकर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर बनता है और बड़े बड़े सोप ओपेरास को लीड कर रहा है। यहाँ का बंदा पत्रकारिता में झंडे गाड़ रहा है। यहाँ का बंदा दुनिया की सैर करने के बाद पूरे विश्व को ये बता रहा है कि कुछ सीखना है, मर्यादा में रहना है तो भारत देश में आना होगा। तो हमें इंदौर की पॉजिटिविटी को, इंदौर की सकारात्मकता को एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, और यहाँ के यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि आप और हम मिलकर के दे सकते हैं। जिस दिन ये प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, जिस दिन ये रेड कारपेट बिछ गया, तो आप देखिएगा कि इस रेड कारपेट पर खड़े होने वालों की संख्या अनगिनत होगी, और हमें ये फिल्टर करना पड़ेगा कि यहाँ पर आने के काबिल कौन है। तो कोशिश करने की ज़रूरत मुझे लगती है। जिस दिन ये कोशिश हो गई तो आपको जो है बहुत हद तक जो है इंदौर को कंटेंट सिटी बनाने में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा। दूसरा, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जो सहयोगात्मक रवैया है वो यहाँ पर ऐड ऑन करता है। आप देखिएगा कि मीडिया इंडस्ट्री के जितने इनिशिएटिव्स हुए हैं उसको आइदर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज दोनों का फुल सपोर्ट मिला है। तो जिस दिन आपने ये रेड कारपेट बिछा दिया, मुझे लगता है इस देश की सरकार, इस राज्य की सरकार और स्थानीय सरकारें मजबूर हो जाएंगी कि उस रेड कारपेट पर आने वाले बच्चों को वो सम्मान, वो ओहदा और वो पारिश्रमिक वो देने के लिए बाध्य होंगी। ये वो दौर है जब मिनटों में आप रील देखना चाहते हैं, सेकंड्स में आप पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं, और अब सरकार धीरे धीरे बाध्य हो रही है कि आप मध्य प्रदेश की स्वच्छता के लिए एक रील बनाइए और 2 लाख पाइए। तो आप देखिए ये मुहाने पर आकर हम खड़े हो गए हैं। यदि आपने वो रेड कारपेट बिछा दिया और हमने उस पर मिलकर प्रयास कर लिया तो ये 2 लाख पाने वाले केवल एक नहीं, अनगिनत हो जाएंगे। क्योंकि मनीन भैया आप एक सीजन पत्रकार हैं और मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पे ऑपरेट करते हैं, और लोगों के मन में आज बहुत सारी भ्रांतियां हो गई हैं, लोग बहुत मिस इन्फॉर्म होते जा रहे हैं। अब तो बोलते हैं कि सोशल मीडिया इज एडिक्शन, जो कभी भी मीडिया के लिए नहीं बोला गया है। राइट। तो एट द वाइंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन, क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके होंगे एक बेटर मीडिया को कंज्यूम करने के लिए या सोशल मीडिया को कंज्यूम करने के लिए, जिसका ओवरडोज अभी लोग लेने लगे हैं? क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स लोगों के लिए होंगे, हमारे व्यूवर्स के लिए होंगे? हाँ बिल्कुल आशीष जी, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कोई भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना, हेड और टेल। तो आप ये मान के चलिए कि आपको दोनों के लिए अपने आप को तैयार रखना है। यहाँ पर जहाँ बुराई की हम बात कर रहे हैं तो हमको अच्छाई से भी जो है मुंह नहीं मोड़ना है, हमको उस अच्छाई को भी देखने की आवश्यकता है। दूसरा, आपने कहा कि सोशल मीडिया या इंटरनेट मीडिया को यूज़ करने के क्या ट्रिक्स होंगे, क्या टिप्स होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके हाथ में ही आपकी चाबी है। आप यदि घर से किसी सफ़र पर दूर दराज इलाके में जाते हैं तो घर पर ताला लगा कर जाते हैं, तो आपको पता रहता है कि मेरा घर इतने दिन के लिए लॉक्ड रहने वाला है। वैसे ही सोशल मीडिया पर भी आपको वो लॉक और वो पास की लगाना पड़ेगा कि किस कंटेंट को मुझे अलाउ करना है और किस कंटेंट को जो है डोंट अलाउ करना है। इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये बताने पर या हमें ये समझने पर बाध्य कर देती हैं। मैं बहुत खुले दिल से बात करूँगा, बीइंग अ पत्रकार नहीं, बीइंग अ स्टूडेंट आपसे बात करूंगा कि जब मैं इंटरनेट मीडिया को ऑब्जर्व करता हूं तो मैं पाता हूं कि वहां पर बुरे लोगों की तादाद भी हैं, वहाँ पर कई सारे लॉरेंस बिश्नोई भी हैं, वहाँ पर कई सारे एनिमीज भी हैं, वहाँ पर कई सारे फेक वीडियोस हैं, फेक इन्फॉर्मेशंस हैं, फेक न्यूज़ है, बाढ़ सी आई हुई है, लेकिन वहाँ अच्छे लोग भी हैं। वहाँ बाबा प्रेमानंद जी जैसे लोग हैं जो कि इतने नकारात्मक वातावरण में भी आपको केवल और केवल ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसे भी रिवॉल्यूशनरी पर्सनालिटीज़ हैं जो कि बागेश्वर धाम वाले महाराज जैसे लोग आपके रूप में नजर आते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसे हैं जो कि चमत्कार से ज़रूर जोड़ रहे हैं लेकिन लोगों को धर्म और अध्यात्म की गहराइयाँ भी बता रहे हैं। तो हमें ये तय करना है कि हमें किस ट्रैक को अपनाना है। क्या हमें वो ट्रैक पर जाना है जहाँ पर हम आगे जाकर के जो है किसी विलन के रूप में लोगों के सामने पेश आए, या हमें वो ट्रैक अपनाना है जो हमें हीरोइज्म की तरफ ले जाए। तो आप देखिए इंटरनेट मीडिया आपको दोनों आयाम दे रहा है। आपको अग्री करना है कि यार मुझे किस संगत में रहना है। जैसे आप अपने दोस्तों को रखते हैं ना, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। तो आपको अपनी संगत जो है इंटरनेट मीडिया में भी वैसे ही लोगों की रखना पड़ेगी जो आपको रोज इस बात के लिए बाध्य करें कि नहीं, इस देश और दुनिया में अच्छाई है और उस अच्छाई में भी जो है बहुत सारे राज छुपे हैं। आप बुराई मत देखिए ना, आप बुराई को थोड़े दिन के लिए भूलिए। आप अच्छे लोगों की तादाद को जिस दिन बढ़ाने लग जाएंगे ना, तो बाबा प्रेमानंद
या बागेश्वर धाम वाले महाराज, या ऐसे जो पुनीत पवित्र आत्माएं हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश में वाकई में दिशा निर्देशन का काम कर रहे हैं, जागरण का काम कर रहे हैं। देखिए, मीडिया की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि लोगों को अवेयर और अवेक करना। जिसने ये समझ लिया, जिसने अवेयर और अवेक करने के फॉर्मूले को लागू कर दिया, वो सफल हो गया, और जिसने इससे भटकाव को अपना लिया वो फिर निष्फल हो गया। तो यहाँ पर आपको अपने आप को सफल बनाना है। मैं आपको असफल नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको निष्फल कह रहा हूँ। तो आपको निष्काम होकर कर्म करना है और अच्छाई को आत्मसात करना है। जिस दिन आप ये करने लग गए तो इंदौर से इस बात की शुरुआत होगी, और मुझे लगता है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल और एक मील का पत्थर साबित होगी। डेफिनेटली हम लोग प्रोएक्टिवली उस चीज़ पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंदौर से क्लीन कंटेंट निकले, वैल्यू एडेड कंटेंट निकले, और जो सोशल मीडिया को एक एडिक्शन का रूप दे दिया गया है, क्योंकि अब सोशल मीडिया को लोग एडिक्शन ही बोलते हैं, तो उस इमेज से हम पर्टिकुलर इंदौर को तो बाहर निकाल पाए कि यार इंदौर में सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज होता है, एक वैल्यू ड्रिवन यूज होता है, एक अच्छा यूज होता है, जिसके थ्रू हमारी सिटी का जो कल्चर है वो लोगों तक पास ऑन हो। सिटी के जो अच्छे लोग हैं, जैसे आपने बताया, स्टोरीज हैं, बहुत सारी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, उन लोगों की स्टोरीज लोगों तक पहुंचे, ताकि जो यंग जनरेशन है या हमारे आने वाले बच्चे हैं या एक्सवाइजेड जो भी आज इंदौर में मूव कर रहा है, उनको समझ में आए कि इंदौर इज मोर अ इंस्पायरिंग सिटी रादर देन कि भाई एक वो जो आपने टेस्ट और वेस्ट वाली बात बोली कि वो उससे कुछ अलग सिटी है। ये जी। कोशिश जारी है, और आपके साथ भी बिल्कुल हम मिलके कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी करते रहेंगे, और आपका वो जो एक सजेशन है वो सैनिक तैयार करने वाला, वो एक जो सेना तैयार करने वाला, उसके लिए बैठे बैठे अभी एक मन में थॉट आया, क्योंकि आप MP न्यूज़, आप MP को डिनोट करते हैं, हम इंदौर टॉक इंदौर को डिनोट करते हैं, तो क्यों ना एक प्रोएक्टिवली एक जॉइंट हम लोग कैंपेन करें या टैलेंट हंट करें, जिसमें आपको आपके सिपाही मिल जाए, मुझे मेरे सिपाही मिल जाए, मुझे क्रिएटर्स मिल जाए, आपको जर्नलिस्ट मिल जाए, और दोनों मिलकर जो एक वो बोलेंगे ना कोलैबोरेशन होगा, राइट, वो इंदौर के लिए बहुत कुछ नया लेके आएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा काम हो रहा हो तो सबसे पहली आहुति हमें ही दे देना चाहिए, ताकि बाद में जब कोई आहुति देकर हमारे पास आए और हमें बताए तो उसको ये पता हो कि पहली आहुति देने वाले आप और हम थे। मैंने आप आए पॉडकास्ट के लिए और आपने टाइम दिया, और ये जो वैल्यूएबल कन्वर्सेशन हम लोगों ने की काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करेगी। और जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है, कई बार ऐसा भी होता है जो एस्पायरिंग स्टूडेंट होते हैं ना, क्योंकि ये मैसेज कहीं से निकला ही नहीं है, ये बातें कहीं हो ही नहीं रही है, तो वो भी ये सोचते हैं कि यार इंदौर में वैसा कुछ इकोसिस्टम है क्या या नहीं है, या मैं ही गलत सोच रहा हूँ या मैं गलत सिटी में हूँ। जैसे हमारे यहाँ के बहुत से क्रिएटर बाहर जा चुके हैं क्योंकि इंदौर में उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला। अब आपने जैसा बताया और हमने जैसा बताया कि हम दोनों लोग जिद्दी हैं कि भाई यहाँ रह के कुछ करना है और इस सिटी में अपनी एक आइडेंटिटी बनाना है, तो उसमें लगे हुए हैं। आप आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, मुझे आपने बुलाया। और मैं यहाँ पर किसी पत्रकार की हैसियत से नहीं, किसी संपादक की भूमिका में नहीं, बल्कि एक पत्रकारिता के बहुत अंतिम पंक्ति में खड़े विद्यार्थी की भांति आया हूँ, जो कि सीखने और सिखाने की ललक रखता है और आगे भी किसी को जो है सीखने के लिए बाध्य करने की क्षमता भी रखता है। पत्रकारिता वो क्षेत्र है जिससे आप क्रांति ला सकते हैं और तमाम तरह की भ्रांतियों पर से पर्दा हटा सकते हैं। इसलिए जीवन में भ्रांति नहीं, क्रांति के लिए जिए। जो क्रांति के लिए जिएगा उसका नाम जो है इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए आप और हम आज के लिए नहीं जी रहे हैं, हम आने वाली कई सदियों के बाद जो पीढ़ियां आने वाली है उनके लिए काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अजर और अमर वही है जो कि मुंह से निकला वाक्य है, हमारी अभिव्यक्ति है। बिल्कुल, मैं आपसे सीखूंगा और सबसे पहले तो ये बोलने की कला सीखूंगा, क्योंकि ये आने वाले पॉडकास्ट में मेरे बहुत काम आने वाली है। थैंक यू मैन भैया, इस कन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।